उस विवाद के बाद से सहपाठियों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं, और यहाँ तक कि अध्यापिका किरण ने भी सिया से दबे छिपे लहजे में पूछा कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। आखिरकार एक छात्रा कितनी भी काबिल क्यों न हो, उसे तूफान से बचाने के लिए मजबूत पंखों की ज़रूरत तो होती ही है। तब से सुमन शांत हो गई थी और अब सिया से उलझने की कोशिश नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि सिया और सूद परिवार के बीच अजीब तरह से एक मूक सहमति बन गई थी। मानो सूद परिवार भूल ही गया हो कि उनकी सिया नाम की भी कोई बेटी थी, और सिया भी अब उस पुराने घर में नहीं लौटती थी। समय बहते पानी की तरह तेजी से बीत गया और अचानक महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा का समय आ गया। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, सिया फिर से अव्वल आई। विज्ञान में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल। प्रधानाचार्य रोमांचित थे। एक भव्य भाव के साथ उन्होंने सिया को 1 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की। यह एक खुशी का मौका था जिसने विद्यालय का नाम रोशन किया, और वह अनुमान लगा सकते थे कि राष्ट्रीय विज्ञान अव्वल की इस जीती जागती पहचान के साथ अगले साल दाखिले की दर निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। इस बीच सुमन गुमनामी में खो गई। उसने खराब प्रदर्शन किया और एक साधारण दूसरे दर्जे के महाविद्यालय में भी जगह पक्की नहीं कर पाए। सूद परिवार को उसे एक तीसरे दर्जे के महाविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। सूद परिवार ने इतने सालों में जो थोड़ी बहुत बचत जमा की थी, वह सब इसी प्रयास में डूब गई। मूल रूप से सुरेश और मालती ने सिया से यह 1 लाख रुपये का योगदान देने के लिए कहने का सोचा था, लेकिन चूंकि पैसा सीधे सिया के निजी खाते में जमा किया गया था, इसलिए दंपत्ति को इसका एक पैसा भी नहीं मिला। सिया फिर अपना सादा सामान लेकर राजधानी शहर के लिए रवाना हो गई। नए अकादमिक सत्र के साथ विद्यालय के समाचार पत्र के नवीनतम संस्करण को भी अद्यतन किया गया। पड़ोस के विद्यालय के नंबर 1 सुंदर लड़के को इस साल एक नई छात्रा से पहली नज़र में प्यार हो गया था और वह उसका जोर शोर से पीछा कर रहा था। क्या इस बदमाश की हमारे विद्यालय से लड़की उड़ाने की हिम्मत? समाचार पत्र देखने वाले छात्र इस दुस्साहसी विद्यालय के चहेते को एक यादगार सबक सिखाने के लिए उत्सुक थे। दिल्ली विश्वविद्यालय एक विज्ञान केंद्रित विद्यालय असाधारण रूप से प्रतिभाशाली छात्रों से भरा था। इस प्रकार यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं भी उच्च बुद्धि वाली थीं, लेकिन जहाँ तक उनकी शक्ल सूरत की बात है, हालांकि सादे कपड़ों में एक साधारण रूप रंग फिर भी असाधारण आकर्षण के साथ और ऊपर से राष्ट्रीय विज्ञान अव्वल का खिताब लिए सिया नवीनतम चर्चा का विषय बन गई। खूबसूरत लड़कियां बहुत हैं, लेकिन वे जो सुंदरता और बुद्धि दोनों रखती हैं वे दुर्लभ हैं, और एक उच्च बुद्धि वाली सुंदरी तो और भी दुर्लभ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ऐसी आकर्षक नई कनिष्ठ सहपाठन पाना ही काफी मुश्किल था, और अब उस पर दूसरे विद्यालय द्वारा नजर रखी जा रही थी। ये बिल्कुल असहनीय था। सिया इन परेशानियों से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उसे तो उस हलचल के बारे में पता भी नहीं था जो उसने मचा दी थी। इस पल वह अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी। हर बार जब वह एक दुनिया में प्रवेश करती, वह उसमें मौजूद ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती। और इस घटना का एक और मुख्य पात्र राजधानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का सूरज ये सोच रहा था कि सिया का ध्यान कैसे खींचा जाए। सूरज, क्या तुम सच में दिल्ली विश्वविद्यालय की किसी लड़की का पीछा करने की योजना बना रहे हो? वह दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़की है। सूरज अपने छात्रावास के साथियों, जो हैरानी से भरे थे, का सामना करते हुए आत्मविश्वास से बोला, वह लड़की बहुत शालीन दिखती है, सादे कपड़े पहनती है, लेकिन उसका अकादमिक प्रदर्शन असाधारण है। निश्चित रूप से हमारे विद्यालय की लड़कियों की तरह नहीं, जो सभी दिखावटी और भौतिकवादी हैं। मुझे लोगों की अच्छी परख है। सूरज के छात्रावास के एक साथी ने उसकी बांह पर टक्कर मारते हुए उसे छेड़ा। हालांकि हमारे विद्यालय की लड़कियां काफी यथार्थवादी हैं, लेकिन तुम, हमारे शीर्ष चहेते, किसे नहीं मोहित कर सकते। जब तुम्हारे विद्यालय में ही लड़कियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं तो दूर क्यों जाना? मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की वह लड़की हमारे विद्यालय की सौंदर्य की रानी जितनी सुंदर भी नहीं है। सूरज, क्या मैं इतना सती हूँ? मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ वह है सार। सूरज अपने छात्रावास के साथियों के साथ मजाक कर रहा था, सामूहिक रूप से यह सोच रहा था कि अपनी पसंद की लड़की का दिल कैसे जीता जाए। हालांकि वह मीठी बातें कर रहा था, लेकिन उसके मन में अपने ही हिसाब किताब थे। उसके अपने विद्यालय की लड़कियां निश्चित रूप से आकर्षक थीं और अच्छे परिवारों से आती थीं, लेकिन उसका अपना परिवार बेहद गरीब था। राजधानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के पास स्थित होने के बावजूद केवल एक दूसरे दर्जे का महाविद्यालय था और दिल्ली विश्वविद्यालय से कोसों दूर था। सूरज अपनी परिस्थितियों से वाकिफ था। उसका विद्यालय शीर्ष श्रेणी का नहीं था, उसका परिवार गरीब था, और हालांकि वह सुंदर था और कई लड़कियां उसकी प्रशंसा करती थीं, वह अच्छी तरह जानता था कि आजकल की लड़कियां बहुत व्यावहारिक थीं। मिलते जुलते समय वे उम्मीद करती थीं कि लड़का उन्हें थैले खरीद कर दे और उन्हें भोजन पर ले जाए। स्नातक होने के बाद रिश्ते को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए पुरुष को कम से कम एक घर, एक गाड़ी और दहेज तैयार करने की जरूरत होती। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी हरकतों का समर्थन नहीं कर सकती थी।
सूरज ने एक अमीर लड़की ढूंढने पर विचार किया था जो उसे महत्व दे। अगर वह उसे अच्छी तरह मोहित कर लेता तो वह शायद संघर्ष के कई साल भी कम कर सकता था। लेकिन ऐसी भोली लड़कियां दुर्लभ थीं, और अगर वे होती भी तो उनके माता पिता भोले नहीं थे। कुछ मुलाकातों के प्रयासों के बाद उसने अपना मन बदल लिया और फैसला किया कि एक ज़मीन से जुड़ी लड़की ढूंढना बेहतर था जो व्यावहारिक रूप से उसका समर्थन कर सके। और नई दाखिला लेने वाली सिया उसका निशाना बन गई। एक अच्छा विद्यालय का मतलब था कि स्नातक होने के बाद उसकी नौकरी बुरी नहीं होगी। उसके सादे पहनावे का मतलब था कि उसे उनके मिलने जुलने की अवधि के दौरान उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक साधारण दिखने वाली लड़की होने का मतलब था कि उस जैसे देवता की ओर से बस थोड़ी सी नरमी ही उसकी सहमति सुनिश्चित कर देगी। सूरज ने अच्छी तरह से गणना की थी। उसकी योजना के अनुसार चीज़ें आसानी से आगे बढ़ सकती थीं जैसा उसने सोचा था। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसके पिछले जीवन में हुआ था जब वह सफल हुआ था। विद्यालय में उसकी महिला मित्र विचारशील और गुणी थी, उसके लिए सब कुछ संभालती थी, और स्नातक होने के बाद उन्होंने बिना किसी दहेज, गाड़ी या घर के खर्च के सफलतापूर्वक शादी कर ली। कनिष्ठ सहपाठन, यह एक कविता है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। सूरज एक सफ़ेद कमीज और काली पतलून पहने, एक कोमल भाव और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान लिए हुए वास्तव में जैड रत्न की तरह कुलीन दिख रहा था। सूरज की रोशनी के नीचे उसकी आंखें सिया को देखते हुए टिमटिमाते तारों की तरह चमकती लग रही थीं। ऐसा नज़ारा सीधे किसी प्रसिद्ध नाटक से लिया गया ने राहगीरों को, खासकर लड़कियों को, अपने कदमों पर रोक दिया, अपने मुंह को ढांकते हुए अपनी उत्तेजित चीखों को दबाने के लिए। मुख्य पुरुष पात्र शायद कुछ ज्यादा ही सुंदर था, और ओह, वह कितनी नरमी से मुस्कुराया। इस बीच आसपास के पुरुष दर्शक लगभग हताशा में अपने दांत पीस रहे थे। इस लड़के ने सच में हरकत करने की हिम्मत की। चिढ़ हो रही है। लेकिन जब उन्होंने अपने रूप रंग की तुलना उससे की तो चिढ़ होने पर भी वे इसे व्यक्त नहीं कर सके। फासला बहुत बड़ा था, अतुलनीय। वे केवल गुप्त रूप से आशा कर सकते थे कि नई कनिष्ठ लड़की उसके झांसे में न आए। सूरज आत्मविश्वास से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, केवल बदले में एक संक्षिप्त भावहीन नजर पाने के लिए। सिया, जो ठीक ठाक चल रही थी, ने अचानक अपना रास्ता अवरुद्ध पाया और काफी अधीर हो गई। ऊपर देखते हुए वह हंसी। ये लड़का सच में एक खोटा सिक्का था। उसने विद्यालय भी बदल लिया था और फिर भी उससे टकरा गई। क्या यह एक कार्मिक संबंध का संकेत दे रहा था, या बस कथानक की अपरिवर्तनीयता को उजागर कर रहा था? शुरू में सिया का बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। उसकी मूल मैं केवल दूसरों की राय की परवाह किए बिना आज़ादी से और खुशी से अपना जीवन जीना चाहती थी। लेकिन ये लड़का हमेशा उसके आसपास मंडराकर मौत को बुलावा देने पर आमादा लगता था। क्या उसे बदला लेना चाहिए, या शायद बदला लेना चाहिए, या शायद बदला ही लेना चाहिए? सिया को उस आदमी का स्मरण हो आया जिसने अपना निर्लज और घिनौना रूप दिखाया था, और अब उसका वह रूप उसके सामने खड़ी सफ़ेद कमीज वाले इस युवक की छवि पर छाने लगा। यह मूल मेज़बान की सबसे दर्दनाक यादों का स्रोत था। वह अपने माता पिता का पक्षपात, दूसरों की बदनामी और पहचान की कमी, और यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी परिवार के सदस्यों से मिला धोखा भी सह सकती थी। इनमें से कोई भी उसे हरा नहीं सका। लेकिन जिसने अंततः उसे तोड़ दिया, जो असहनीय हो गया, वह ये था कि जिस खुशी को उसने जीवन रेखा समझकर पकड़ रखा था, वह एक बुलबुले की तरह निकली, जरा सा छूने पर ही फूट गई। उसकी नज़रों में उसके प्रयास मूर्खतापूर्ण, खुद को दी गई पीड़ा के अलावा कुछ नहीं थे। यहाँ तक कि जब स्पष्ट रूप से उसकी गलती थी, तब भी अंत में उसे ही दोष का सामना करना पड़ा। उसकी प्यारी बहन, उस आदमी की बाँह पकड़े जो उसका होना चाहिए था, ने माफ़ी मांगते हुए कहा, छोटी बहन, क्या तुम हमें आशीर्वाद दोगी? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसके माता पिता ने सख्त चेहरों के साथ सीधे आदेश दिया, तुम्हारे पास पहले से ही इतना कुछ है, अपनी बहन को वह आदमी दे देने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दूसरा ढूंढ लो। उसने ये भी कहा, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहा हूँ। मैं जो प्यार करता हूँ वह सुमन की मासूमियत है, न कि तुम्हारी तरह बढ़ती हुई दुनियादारी और दिखावा। कितना हास्यास्पद दृश्य था। वह इसी अंजाम के लायक थी। मैंने उसके माता पिता से खुद सुना। ये लड़की बहुत भौतिकवादी और दिखावटी थी, हमेशा दूसरों से होड़ करना चाहती थी और परिवार की परवाह नहीं करती थी, इसीलिए उसका पति उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। सही कहा, मैंने भी सुना। उसने विश्वविद्यालय में ठीक से पढ़ाई नहीं की, हमेशा पैसे कमाने के लिए अंशकालिक काम करने के बारे में सोचती रहती थी। उसे हर तरह का विलासिता का सामान खरीदना भी पसंद था। जरा अब उसे देखो, हर दिन परेड करती रहती है, पता नहीं बाहर क्या करती फिरती है। शायद इसीलिए उसके पति ने। जहरीले शब्द उसके दिमाग में उमड़ पड़े, और अगर सिया कई दुनियाओं से न गुजरी होती, उसकी आत्मिक चेतना पर्याप्त मजबूत न होती, तो शायद वह उस अपराधी के सामने अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करती। सूरज ने हैरान चेहरे से सिया को देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अपनी मोटी चमड़ी के बावजूद वह हल्की सी शर्मिंदगी महसूस करने लगा जिसे उसकी कोमल मुस्कान बनाए नहीं रख पा रही थी। कनिष्ठ सहपाठिन, मैं तुम्हारे लिए एक कविता पढ़ता हूँ।
सूरज अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। उसकी योजना में वह आज निश्चित रूप से इस भोली कनिष्ठ का दिल जीतने वाला था। सिया अचानक अपने भावहीन चेहरे से एक उज्ज्वल मुस्कान में बदल गई। वह जितना ज्यादा मुस्कुराई, सूरज उतना ही ज्यादा कांप उठा। ऐसा क्यों लगा जैसे उसके आसपास का तापमान अचानक कुछ अंश गिर गया हो। इससे पहले कि सूरज दोबारा कविता सुनाने के लिए अपना मुंह खोल पाता, सिया ने धीरे धीरे अपने होंठ हिलाए। तुम कौन हो? जैसे ही सिया बोली, पहले का जीवंत माहौल जमसा गया, एक भयानक खामोशी में बदल गया। सूरज भी सन्न रह गया, उसने कभी ऐसी स्थिति होने की उम्मीद नहीं की थी। मुख्य नायिका ने उसे पहचाना भी नहीं कि वह कौन था, जिससे उसे बेहद अजीब महसूस हुआ। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि वह नहीं जानती थी कि वह कौन था। उसे यकीन था कि वह ये जानबूझकर कर रही थी। सूरज के दिल में अप्रसन्नता की लहरें उठीं, जो मजबूत और मजबूत होती गईं। लड़की ईमानदार और सीधी दिखती थी, वह ढोंग करने में इतनी माहिर कैसे हो सकती थी। लेकिन अब सूरज एक मुश्किल स्थिति में था। उसकी अपनी इच्छा के अनुसार वह तुरंत मुड़कर चला जाना पसंद करता, लेकिन इतनी सारी निगाहें उस पर टिकी होने के कारण उसे आगे बढ़ना ही था। इसके अलावा उसके सामने वाली लड़की से ज्यादा उपयुक्त और कोई नहीं था। कनिष्ठ सहपाठिन, तुम जरूर मजाक कर रही हो। सूरज ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। सिया ने अपनी मुस्कान रोकी और गंभीरता से जवाब दिया, मैं कभी मजाक नहीं करती। तुम कौन हो? क्या तुम्हें कुछ काम है? तुम पहले ही मेरा 10 मिनट बर्बाद कर चुके हो। सूरज की मुस्कान अकड़ गई और वह गुस्से से लगभग अपने आपे से बाहर हो गया। असली परिसर के चहेते के रूप में कई लड़कियों द्वारा लाड़ प्यार किए जाने वाले वह उसके स्तर तक आकर मिलना जुलना एक मेहरबानी समझ रहा था। और न केवल वह प्रभावित थी, बल्कि मैं सोच रहा था। बंद करो, अभी तुमने कहा था कि तुम एक कविता सुनाना चाहते हो, है ना? सिया ने भव्य सिकोड़ी अधीरता से अपनी कलाई उठाकर अपनी घड़ी देखी। शुरू हो जाओ, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। सिया के ठंडे और बेरहम व्यवहार ने पास के कुछ नाराज लड़कों को अपनी हंसी रोकने में असमर्थ कर दिया। सूरज ने अपने सुंदर चेहरे पर जलती हुई शर्म को सहा। एक यांत्रिक कठपुतली की तरह अकड़ा हुआ उसका मुंह खुल और बंद हो रहा था। अंदर ही अंदर वह सच में चाहता था कि अपने हाथ में पकड़ा प्रेम पत्र का लिफाफा सिया पर फेंक दे, जो उसके सामने खड़ी थी। इतनी ढीठ वह कैसे हो सकती है? लेकिन वह केवल अपने दिल में चुपचाप ऐसा सोचने की हिम्मत कर सका। वह अपनी मौजूदा सार्वजनिक छवि को भंग करने के लिए कुछ भी नहीं करता, भले ही उसकी जान चली जाए। वह अभी भी भविष्य में अपनी जिंदगी संवारने के लिए इसी स्वांग पर निर्भर कर रहा था। हालांकि अगर सिया जानती कि सूरज क्या सोच रहा है, तो वह केवल यही कहती, क्या ये वह चेहरा नहीं है जो तुमने खुद को दिया है? और तुम उसे दरवाजे तक ले आए। धीरे से तुम आए, मेरे दिल के दरवाजों तक। धीरे से तुम चले गए और मेरा जुनून अपने साथ ले गए। तुम एक ब्रह्मांडीय प्रेरणा की तरह हो, जो मुझे पागलों की तरह जुनून और सम्मोहन में धकेल रही हो। रुको रुको रुको, ठहरो। सिया खुद को सूरज को, जो अपनी आत्ममुग्ध भावनाओं में डूबा हुआ था, रोकने से नहीं रोक सकी। यह ज्यादा से ज्यादा एक आधुनिक, जल्दबाजी में लिखी गई कविता मानी जा सकती है। तर्कसंगत रूप से मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारा साहित्यिक ज्ञान वास्तव में दुखदायी है। सिया, मैं बस इतनी सीधी सादी लड़की हूँ। सूरज, पुरुष कहते हैं कि सागर गहरा है, लेकिन वह प्यार की परीक्षा के आगे फीका पड़ जाता है, क्योंकि सागर की तो सीमाएं हैं, लेकिन प्यार की गहराइयां कभी सामने नहीं आती। अचानक दर्शकों की भीड़ में से एक आदमी की आवाज चिल्ला उठी। सूरज की गुस्सैल नजरें उस पर पड़ने के बाद आवाज अचानक रुक गई। फिर एक दूसरे आदमी की आवाज एक अलग दिशा से उठी। मैं अपनी वीणा के साथ एक ऊंचे मीनार पर चढ़ता हूँ, जहाँ चांद की चमक हवा में भरी है। मैं तड़पते प्यार की धुन बजाता हूँ, जब मेरे दिल के तार निराशा में टूट जाते हैं। सूरज, यह क्या बकवास है? एक पल में सूरज इतना भड़क गया कि वह मुश्किल से अपनी दोस्ताना और जिंदा दिल छवि बनाए रख पाया, लगभग जोर से कोसने ही वाला था। सिया, ये लीजी का एक तरफा प्यार का विलाप है। इंसान को सच में ज्यादा पढ़ना चाहिए, वरना ये काफी शर्मनाक होता है। सिया ने मानो सूरज के लिए सहानुभूति में आह भरी। उस उपहास के साथ सूरज का चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया। अब और सहन न कर पाने पर उसने अपने हाथ में पकड़ी प्रेम कविता को मरोड़ा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और गुस्से में चला गया, लगभग घबराहट में भागने की स्थिति में। देखा, एक सुंदर चेहरे का क्या फायदा, हमें सार वाले इंसान होना चाहिए। उनके बगल में एक पुरुष छात्र ने अपनी महिला मित्र को गहरे ज्ञान का दिखावा करते हुए सीख देने का मौका लपक लिया। उसके आसपास के अन्य पुरुष छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। सही है, हम उनकी तरह सार वाले इंसान हैं। आज के ज़माने में श्रेष्ठ होने का दिखावा करने के लिए भी कुछ सांस्कृतिक ज्ञान की ज़रूरत होती है, वरना आपको ऐसी ही अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वे पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं, इसलिए उन्हें वापस जाकर और किताबें पढ़नी चाहिए, जो किसी लड़की को रिझाने की कोशिश करते समय हमेशा उपयोगी होती हैं।
किसी प्रसिद्ध नाटक के एक दृश्य की तरह इस अचानक आए मोड़ ने दर्शकों की भीड़ को स्तब्ध कर दिया, और यहाँ तक कि बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में पढ़ाई के लिए उत्साह की एक छोटी सी लहर पैदा कर दी। अब सूरज दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी तरह से बदनाम हो गया था। जब भी कोई उसका जिक्र करता तो वे कहते, ओह, ये वही विद्यालय का चहेता है जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना किसी ज्ञान के दिखावा करने की हिम्मत की। सूरज का नाम सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं जाना जाता था, उसकी शानदार ख्याति उसके अपने विद्यालय और विश्वविद्यालय शहर के कई अन्य संस्थानों में भी फैल गई थी। अब कई लड़कियां जो कभी सूरज के अच्छे रूप रंग पर मरती थीं, उससे दूरी बनाने लगीं। कोई भी उसके करीब नहीं जाना चाहता था ताकि उन पर असभ्य होने का ठप्पा न लग जाए। आखिरकार चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। जो एक तरफा प्यार की एक छोटी सी घटना थी, वह एक तमाशे में बदल गई, सिर्फ इसलिए कि उसने पहले इतनी जोरदार और गर्व भरी घोषणाएं की थीं। ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसे वह जीत नहीं सकता। राजधानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में बहुत से लोग सूरज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए जब उसे नीचा दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने इसे लेने और उसकी लोकप्रियता को धूमिल करने में संकोच नहीं किया। सबके जुबान पर यह बात फैलने से सूरज वास्तव में एक जानी मानी हस्ती बन गया था। फिर भी उसकी प्रसिद्धि बदनामी से रंगी हुई थी। जब तक सूरज को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, अफवाहें पहले ही उबल रही थीं और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। अंत में उसने अपना सारा गुस्सा सिया पर निकाल दिया। अगर उसने उसे सरेआम मना न किया होता तो वह इस मुसीबत में नहीं पड़ता। सिया की राय में वह इसी लायक था। वह उसकी रग रग से वाकिफ थी। सूरज ने जानबूझकर व्यस्त सड़क पर उसका सामना किया था, सार्वजनिक शर्मिंदगी और साथियों के दबाव पर भरोसा करते हुए उसे अपनी बात मानने और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था। तो उसके लिए दूसरों के खिलाफ साजिश रचना ठीक है, लेकिन कोई उसे नीचा दिखाए ये ठीक नहीं। क्या उसने सोचा था कि उसका चेहरा प्रशांत महासागर जितना बड़ा है? सूरज, इस बार तुम्हें एक अप्रत्याशित हार मिली है, और यह सोचना कि वह लड़की भी जो तुम्हारे रूप रंग पर मरती थी। सूरज के छात्रावास के एक साथी ने आधा मजाक उड़ाते हुए आधा व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। सूरज का भाव लगातार बदल रहा था, उसका उदास मिजाज स्पष्ट था, उसकी मुट्ठियां बगल में कसकर बंधी थीं। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये लड़की मेरे ध्यान के लायक है, उसमें संयम है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की की परवाह करूंगा जो एक आदमी को देखते ही सीधे चल भी नहीं सकती? सूरज के इशारे ने दूसरे लड़के को सफलतापूर्वक नाराज कर दिया। अब हर कोई कह रहा है कि तुम्हारे पास दिखाने के लिए सिर्फ तुम्हारा चेहरा है। दिखाने के लिए कुछ होना बहुत बुरा भी नहीं है। हालांकि धड़ाम के साथ छात्रावास का दरवाजा जोर से बंद हो गया और सूरज और उसके कक्ष साथी के बीच गंभीर अनबन हो गई। इसके बाद की खामोशी में केवल सूरज ही बचा था। उसके अन्य कक्ष साथी अपनी महिला मित्रों के साथ परिसर से बाहर रहते थे, केवल कभी कभार ही लौटते थे, इसलिए कई लोगों के लिए बना छात्रावास अकेले सूरज का हो गया। लेकिन वह खुश होने से कोसों दूर था। उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे अपने परिवार की दौलत पर जी रहे थे, लेकिन वह उस विलासिता का खर्च नहीं उठा सकता था। फिर भी उनके पास कुछ चीजें थीं जो उसके पास नहीं थीं, है ना? वरना वह कक्ष साथी वापस आकर उसका मजाक उड़ाने की जहमत क्यों उठाता? ये सोचकर सूरज खुद को काफी गौरवान्वित महसूस किए बिना नहीं रह सका। दिल्ली विश्वविद्यालय की वह नई छात्रा जरूर पल भर के लिए भटक गई होगी, कुछ और मुलाकातों के बाद वह जरूर मान जाएगी। सूरज का आत्मविश्वास बहाल हो गया और उसने फैसला किया कि वह उन लोगों को दिखाएगा जो उस पर हंसे थे कि वह असल में क्या चीज है। भले ही सूरज खुद को दिलासा देने में कामयाब रहा, वह अब भी सिया के प्रति नाराजगी पाल रहा था। वह अपनी इच्छाएं पूरी होने पर बरसाने के लिए शिकायतें जमा कर रहा था। जब सूरज इन सब गपशप से परेशान था, सिया का मिजाज असाधारण रूप से सुखद था। न केवल उसे पूरी छात्रवृत्ति मिली थी, बल्कि उसने जो लेख समाचार पत्र को सौंपा था वह भी स्वीकृत हो गया था, जिसका अग्रिम भुगतान जल्द ही उसके खाते में जमा होने वाला था। विश्वविद्यालय का जीवन उच्च विद्यालय की तुलना में कहीं ज्यादा आज़ादी देता था और सिया पहले ही आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर चुकी थी। ऐसे कई तरीके थे जिनसे सिया पैसे कमा सकती थी, लेकिन उसने लेख सौंपना चुना क्योंकि वह आलसी थी। कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती वह उसे तेज़ी से टाल देती। लेख लिखना सबसे आसान था। कई दुनियाओं का अनुभव करने के बाद सिया के पास न तो दुनियादारी की कमी थी और न ही लेखन कौशल की। वह आसानी से एक लेख के लिए कुछ हजार शब्द लिख सकती थी, और यह शानदार से कम नहीं था। छात्रवृत्ति को बुनियादी जीवन और पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए बचा लिया गया था। जब उसे अपनी पांडुलिपि का शुल्क मिला तो सिया ने तेजी से खुद को संभाला और कई हजार के लाल नोट सीधे हलचल भरे शहर के केंद्र में ले गई। कई हजार रुपये ज्यादा नहीं माने जा सकते, लेकिन एक छात्रा के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी। पहले सिया को सच में खूबसूरत चीजें बहुत पसंद थीं, खासकर वे जो चमकती थीं और इतनी आकर्षक थीं कि वे उसे अपने कदमों पर रोक देती थीं।
अपने पिछले जीवन में सिया ने कुछ पैसे कमाने के बाद अपनी पसंद की कई चीज़ों पर खूब खर्च किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पसंद खराब थी। सिर से पांव तक विलासिता के सामानों में सजी, वह न केवल अपने स्वभाव को निखारने में असफल रही, बल्कि इसके विपरीत वह एक भद्दापन बिखेरती थी। हर ऊंचे दर्जे का कपड़ा या आभूषण जो वह पहनती, ऐसा लगता जैसे उसे किसी सड़क के ठेले से सस्ते में खरीदा गया हो। हालांकि इनमें से कोई भी समस्या मौजूदा सिया के लिए मौजूद नहीं थी। उन जाने माने बड़े नामों वाले ब्रांड को चुनने के बजाय सिया ने एक बहुत ही खास लेबल को चुना। ये ब्रांड सादगी पर ध्यान केंद्रित करता था और प्रकृति की ओर लौटने की वकालत करता था। हालांकि यह खास था, लेकिन कीमत का ठप्पा अभी भी भारी था। बस एक कमीज और 3/4 पतलून की कीमत उसकी पांडुलिपि के शुल्क का 2/3 थी, और 4,000 रुपये से ज्यादा एक पल में गायब हो गए। सिया ने वहीं बाजार में नए कपड़े बदलने में संकोच नहीं किया। वास्तव में त्वचा पर उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े का एहसास अलग था। अब वह अपने पुराने कपड़ों में वापस लौटने के विचार को सहन नहीं कर सकती थी। ये तिरस्कार जैसा लगा। वास्तव में सादगी से विलासिता की ओर जाना आसान है, लेकिन इसका उल्टा एक अविश्वसनीय रूप से कठिन चुनौती है। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसके जूतों में कुछ गड़बड़ है, चाहे वह उन्हें कैसे भी देखे। उसके कभी साफ रहे कैनवस के जूते घिसने के लक्षण दिखा रहे थे, और वे उसके पहनावे से बुरी तरह बेमेल थे। यह एक अमीर युवा श्रीमान और एक भिखारी लड़के के बीच के अंतर की तुलना करने जैसा था। काफी जर्जर, और इस तरह उसका आखिरी पैसा भी खर्च हो गया। एक सादे भूरे और सफ़ेद कैनवस के चपटे जूतों ने पुरानों की जगह ले ली। सिया की जेबें अब पूरी तरह खाली थीं। जब वह बाजार से बाहर निकली तो उसे पैसे खर्च करने के रोमांच को पीछे छोड़ने की गहरी अनिच्छा महसूस हुई। सिर से पांव तक नए कपड़ों में सजी सिया ने कई राहगीरों का ध्यान खींचा। ये पहनावा हालांकि सादा था, जब इसे चरम पर ले जाया गया तो यह एक उत्कृष्ट नमूना बन गया। सिया के उदासीन फिर भी सूक्ष्म रूप से सुगंधित स्वभाव के साथ मिलकर ये काफी आकर्षक था। सिया के नैन नक्श आकर्षक नहीं थे, लेकिन उसमें एक विशिष्ट आकर्षण था, और इस पहनावे ने उस आकर्षण को एक नई चोटी पर पहुंचा दिया। अगर किसी को इसका वर्णन करना हो तो ये परिष्कृत चेहरे का तत्काल एहसास था। ये बहुत ऊंचे दर्जे का लग रहा था। बाजार की पहली मंजिल आभूषणों के लिए समर्पित थी। सिया अपने ऊपर टिकी कई नजरों को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन वह उन आश्चर्यजनक रूप से शानदार रत्नों को नजरअंदाज नहीं कर सकी जो उसे प्रदर्शन दीर्घा से बुला रहे थे। फिर भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सिया ने खिड़की में सजे सितारों वाले एक कंगन को लालसा से देखा। ठीक जब वह मंत्रमुग्ध थी, एक अचानक आई मर्दाना आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। नमस्ते सुंदरी, क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? आवाज की दिशा में अनुसरण करते हुए लंबे बालों और पूरी दाढ़ी वाला एक 30-35 साल का आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए बल्बों की तरह चमक रही थीं, जो सिया पर मजबूती से टिकी थीं। शायद यह महसूस करते हुए कि उसकी नज़रें बहुत तीव्र थीं और इस डर से कि कहीं वह दूसरे व्यक्ति को डरा न दे, ऋषभ ने अपनी घूरती नज़रों पर लगाम लगाई और तुरंत एक औपचारिक व्यवहार अपना लिया। अपनी अस्त व्यस्त जेबों को टटोलने लगा जब तक कि उसे आखिरकार एक मुड़ातुड़ा व्यावसायिक पत्र नहीं मिल गया। मैं सौंदर्य पत्रिका का मुख्य छायाचित्रकार हूँ, ऋषभ ने कहा, जानबूझकर रुकते हुए, जबकि उसकी आंखें उसके सामने वाली लड़की पर टिकी थीं। ओह, सिया ने लापरवाही से जवाब दिया। तो ऋषभ ने उसके चेहरे पर वह प्रतिक्रिया नहीं देखी जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय वह उसकी प्रतिक्रिया से सकपका गया। तो ऋषभ अतिरंजित ढंग से चिल्लाया, सौंदर्य वहाँ एक सौंदर्य है, पानी के उस पार एक सौंदर्य। लेकिन सिया की आंखों में वास्तविक भ्रम देखकर ऋषभ को एक और संभावना याद आई। तुम शायद सौंदर्य पत्रिका के बारे में नहीं जानती होगी। क्या मुझे जानना चाहिए? हे भगवान, तुम सच में हमारी पत्रिका के बारे में नहीं जानती? ऋषभ ने सिया को ऐसे देखा जैसे वह कोई जिज्ञासु नया प्राणी हो। राजधानी शहर में यह आश्चर्यजनक था कि किसी ने सौंदर्य के बारे में नहीं सुना था, जो फैशन उद्योग के भीतर एक चलन स्थापित करने वाली एक अगुआ और एक चलन संकेतक थी। लड़की के पहनावे को देखते हुए, जो काफी परिष्कृत था, वह ज्ञानी नहीं लगती थी। हालांकि ऋषभ जल्दी से फिर से उत्साहित हो गया, अपने पहले के सभी संदेहों को एक तरफ फेंक दिया। उसने सिया से उत्साहपूर्वक पूछा, क्या मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? जब ऋषभ ने बात की तो उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे अस्वीकार किया जा सकता है। आखिरकार सौंदर्य के प्रमुख शाही छायाचित्रकार के रूप में अनगिनत हस्तियां और बड़े लोग उससे अपनी तस्वीरें लेने की भीख मांगते थे, अक्सर बिना सफलता के। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि वह उसे कैसे खींचेगा। इस विचार से और ज्यादा उत्साहित हो रहा था और तैयार तस्वीरों से शुरू होने वाली लोकप्रियता की नई लहर की उम्मीद कर रहा था। बिल्कुल नहीं, सिया मुस्कुराई, फिर बेरहमी से उसे अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल नहीं। वह कैसे जान सकती थी कि यह आदमी सच कह रहा था?
भले ही वह सच कह रहा हो, सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी तस्वीर लेने के लिए कहा, क्या इसका मतलब ये था कि उसे सहमत होना ही था? ये किसने तय किया? ऋषभ की आंखों में छिपा घमंड सिया को साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका क्या? क्या? ऋषभ अस्वीकृति से सकपका गया, उसका हैरान रूप उसकी बेतरतीब दाढ़ी के साथ हास्यास्पद रूप से मिल गया। हालांकि सिया ने अपना सिर घुमाया और पास के एक कांच के आले पर कई बार नजर डाली। शायद अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश थी। असल में ये पूरी तरह से असंभव नहीं है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, तुम्हें ये कहावत तो समझनी ही चाहिए, है ना? सिया ने एक भौंवा उठाते हुए कहा। ऋषभ ने अपने कैमरे को घबराहट में पकड़ लिया। बिल्कुल, यही वह रूप था जिसकी उसे तलाश थी, वही एहसास जिसकी उसे लालसा थी। संक्षेप में, तस्वीरें लेना संभव है, लेकिन यह मुफ्त नहीं है, तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। सिया बहुत सीधी थी, दूसरे शब्दों में, तस्वीरें लेने के लिए पैसे लगते थे। कोई बात नहीं, ऋषभ तुरंत सहमत हो गया। इस बार हैरान होने की बारी सिया की थी। उसने सोचा था कि वह शायद मना कर देगा और चला जाएगा या शायद कीमत पर मोल भाव करेगा, लेकिन वह उम्मीद से ज्यादा जल्दी सहमत हो गया। लेकिन अगर आपने सच में सोचा कि ऋषभ के साथ काम करना आसान था, तो आपका नुकसान उठाना तय था। उद्योग में कौन नहीं जानता था कि शैतानी रूप से तेज तर्रार ऋषभ, जिसकी कठोर आलोचनाएं जग जाहिर थीं। और फिर भी अनगिनत लोग अभी भी कतार में खड़े थे, जुगाड़ लगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि ऋषभ उनके लिए तस्वीरें खींचेगा। उसका ईश्वर का हाथ का खिताब यूं ही नहीं था। हर बार जब वह एक तस्वीर लेता, वह विषय के सबसे खूबसूरत पहलुओं को कैद कर लेता। लेकिन अब उसे तस्वीरें लेने के लिए आसानी से राजी नहीं किया जा सकता था। बस तस्वीर खिंचवाने के लिए मेरे निर्देशों का पालन करो और प्रदर्शन खिड़की में वह कंगन तुम्हारा हो जाएगा। ऋषभ ने कई बार देखा था कि सिया की नज़र अनजाने में प्रदर्शन आले में रखे कंगन पर चली जाती थी। एक मूर्ख भी समझ सकता था, ये निश्चित रूप से उसका पसंदीदा था। दोनों पक्ष इस नतीजे से संतुष्ट थे। इस तरह अच्छा, मुद्रा बदलो, बहुत अच्छा। सिया के प्रदर्शन ने ऋषभ को प्रशंसा से भर दिया। वह इस काम के लिए सच में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त थी, एक प्राकृतिक। उसका प्रदर्शन पेशेवर मॉडल्स से भी बेहतर था। उसके साथ काम करते हुए बस 10 मिनट से ज्यादा समय में उन्होंने बिना किसी झिझक या संकोच के सैकड़ों तस्वीरें खींच ली थीं। ऋषभ ने स्फूर्तिदायक रूप से तरोताज़ा महसूस किया, एक ऐसा एहसास जो उसे अन्यथा केवल अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ सहयोग करने से ही मिलता था। क्या ये सच में तुम्हारा पहली बार मॉडलिंग करना है? ऋषभ को एहसास नहीं हुआ कि यह पहले ही अनगिनतवीं बार था जब उसने ये पूछा था। नया हासिल किया हुआ सितारों वाला कंगन पकड़े हुए सिया ने अधीरता से उसे अपनी कलाई पर पहना और लापरवाही से जवाब दिया, नहीं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। संतुष्ट होकर सिया ने अपनी कलाई पर कई बार और नजर डाली, फिर मुड़ी और बाजार के निकास की ओर बढ़ गई। रुको, मुझे तुम्हें अपना व्यावसायिक पत्र देने दो। क्लिक क्लिक। सिया की नज़रों से ओझल एक कोने में गुस्से से भरे चेहरे वाली एक औरत अपने दूरभाष से सिया और ऋषभ की धड़ाधड़ तस्वीरें खींच रही थी। चलो सबको इस सौंदर्य विदुषी का असली चेहरा दिखाते हैं, देखते हैं कि क्या कोई अब भी तुम्हें पसंद करता है। ईर्ष्यालु शब्द लगातार उसके मुंह से निकल रहे थे। सिया के जाने के बाद ही वह औरत छिपने की जगह से बाहर निकली। यह कोई और नहीं बल्कि सुमन थी, जो इतने लंबे समय से सुर्खियों से बाहर थी। सिया के दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वीकार किए जाने के बाद सुमन ने अज्ञात कारणों से विशेष रूप से राजधानी शहर के विश्वविद्यालयों में आवेदन किया। आखिरकार एक मोटी शिक्षण शुल्क के साथ वह एक कम प्रतिष्ठित महाविद्यालय में एक स्थान सुरक्षित करने में कामयाब रही, जहां वार्षिक शिक्षा का खर्च सूद परिवार के बजट पर भारी पड़ता था। स्वाभाविक रूप से उसका मासिक भत्ता काफी कम हो गया। जरूरी जीवन यापन के खर्चों के अलावा उसके पास सौंदर्य प्रसाधन और कपड़ों जैसी चीजों के लिए बस नाम मात्र के पैसे बचे थे। फिर भी जो छात्र ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क दे सकते थे, वे आमतौर पर गरीब नहीं थे, खासकर वे लड़कियां जो शीर्ष ब्रांड के सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करती थीं और महंगे कपड़े पहनती थीं। उच्च विद्यालय में सुमन को एक गोरी, अमीर, खूबसूरत लड़की माना जाता था, लेकिन यहाँ वह कुछ भी नहीं थी। जो घमंड कभी उसमें था वह जा चुका था और अब वह केवल एक अमीर लड़की के पीछे पीछे घूम सकती थी, उन टुकड़ों की उम्मीद में जो उसे संतुष्ट करने के लिए काफी हों। उच्च विद्यालय से स्नातक होने के बाद से सिया को न देखने के बाद उसके फिर से सामने आने पर ही सुमन को एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या उससे कहीं ज्यादा गहरी थी जितनी उसने सोची थी। उसकी बहन की जिंदगी इतनी अच्छी क्यों होनी चाहिए? उसकी बहन की जिंदगी बेहतर क्यों होती जा रही थी जबकि उसकी केवल बदतर होती जा रही थी? ऐसा लगता था जैसे परिवार के प्रतिबंधों से मुक्त होकर सिया एक दंतकथाओं वाले पक्षी की तरह आसमान में उड़ रही हो। उसे देखो, सिर से पांव तक पुराने, डरपोक, गरीब रूप का कोई निशान नहीं। वह एक ऐसी औरत लग रही थी जिसे सावधानीपूर्वक संवारा गया हो। बाजार से लौटने पर सुमन अपने दूरभाष से तस्वीरें छपवाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। सिया के बारे में जानकारी ढूंढना आसान था।
उसके उच्च विद्यालय के सभी लोग जानते थे कि वह किस विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। लेकिन सुमन ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि उसकी बहन कितनी अविश्वसनीय बन गई थी। उसने राजधानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के चहेते का भी ध्यान खींच लिया था। क्यों? सुमन इतनी ईर्ष्या में थी कि वह लगभग पागल हो गई थी। संतुष्ट और आने वाले तूफान से बेखबर सिया विद्यालय लौट आए। उसकी खरीदारी ने उसे एक सबक सिखाया था, पैसा सच में हाथ से फिसल जाता है, उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ताज़ा खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय की अव्वल छात्रा और सुंदरी का असली सार उजागर। जल्द ही विश्वविद्यालय शहर के विभिन्न विद्यालयों के जालतंत्र मंचों पर नाम लेकर लिखा गया एक लेख प्रसारित होने लगा। लेख तर्कसंगत और सुप्रलेखित था, जिसमें चित्रों के साथ पहले और बाद के विपरीत विवरण शामिल थे। इसमें विश्वविद्यालय में शामिल होने से पहले और बाद में सिया के बदलाव का विवरण दिया गया था। उसे एक धनलोलुप और दिखावटी औरत के रूप में चित्रित किया गया था जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इस लेख का लेखक ऐसी युक्तियों में माहिर था। सामग्री सच और झूठ का मिश्रण थी, 3 हिस्से सच तो 7 हिस्से झूठ। यह अर्ध सत्यों और अतिशयोक्ति से इतना गुंथा हुआ था कि खुद सिया भी असली को नकली से अलग नहीं कर सकती थी। वह शायद खुद भी मान लेती कि उसने ये सब किया है। उन दर्शकों की तो बात ही छोड़ दे जो सच्चाई से कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ तस्वीरें कथित सबूत के तौर पर काम कर रही थीं। अगर सिया ये लेख देख पाती तो वह उन्हें ऋषभ के साथ ली गई तस्वीरों के रूप में पहचान लेती। कोनों को चालाकी से चुना गया था, खासकर उन तस्वीरों को जिनमें लेन देन दर्शाया गया था, जो कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में शामिल होने के बाद सिया बहुत बदल गई थी। उसकी सादगी चली गई थी और उसके कपड़े, हालांकि जरूरी नहीं कि फालतू खर्चीले हों, खर्च के उस स्तर को दर्शाते थे जो विद्या के इस मंदिर के अन्य छात्र वहन नहीं कर सकते थे। सिया, तुम्हारी कलाई पर कंगन बहुत सुंदर है, क्या ये तुम्हें किसी ने दिया है? जैसे ही कक्षा की घंटी बजी और प्राध्यापक बाहर निकले, वह व्यंग्यात्मक महिला आवाज सिया के कानों तक पहुंची। सिया ने उदासीन भाव से देखा, यह जरूरी क्यों है कि यह मुझे किसी ने दिया हो? क्या मैं इसे खुद नहीं खरीद सकती? सादे कपड़ों और साधारण शक्ल वाली एक लड़की अपनी पाठ्यपुस्तक पकड़े खड़ी हो गई और उपहास किया, मजाक मत करो, तुम इसे खुद कैसे खरीद सकती हो? क्या तुम अपने परिवार की स्थिति नहीं जानती? क्या तुम सच में ऐसी चीजें खरीद सकती हो? सिया हंसी, तुम्हें निराश करने के लिए खेद है, लेकिन ये कंगन सच में मेरी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। मेहनत की कमाई? अगर तुम इसे इसी तरह बयां करना चाहती हो। लड़की की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया, उसका लहजा गहरे निहितार्थ के साथ खींच गया, जब वह मुंह बना रही थी और अपने भावों को भद्देपन से बिगाड़ रही थी। कुछ सहपाठी यह बर्दाश्त नहीं कर सके। सिया, क्या तुमने विद्यालय का मंच नहीं देखा? हाँ, ये तुम्हारे बारे में है, बहुत अच्छी बातें नहीं हैं। लेकिन शायद ये सच नहीं है। जालतंत्र पर चीजें हमेशा तथ्य और कल्पना का मिश्रण होती हैं। सहपाठी हकलाया, उसका बयान स्पष्ट था, जो एक शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ समाप्त हुआ। हाँ, हमारे विद्यालय के लिए कितना बड़ा अपमान है, ऐसी बातें झूठी कैसे हो सकती हैं? जरा देखो तो वह अब कैसे कपड़े पहने हुए है। इस लड़की की टिप्पणियों के बाद आसपास के छात्रों ने ईर्ष्यालु नजरों के साथ एक दूसरे को समझते हुए देखा। सिया ने अपनी कलम नीचे फेंक दी, अपनी बाहें सीने पर बांध ली और उस छात्रा को तीखी नजरों से घूरा, जिससे वह अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गई। सिया, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में प्रसिद्ध नाटकों के ऐसे बुद्धिहीन पात्र होंगे। कहा जाता है कि अफवाहें बुद्धिमानों के पास आकर रुक जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके पास दिमाग है। जिन पर सिया की नज़र पड़ी, उन्होंने अपने सिर फेर लिए, फिर घबराकर अपनी नज़रें नीचे कर लीं और अपने हाथों में जो था उसमें व्यस्त हो गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की गुणवत्ता वास्तव में काफ़ी अच्छी थी, भले ही वे कुछ ज़्यादा ही जिज्ञासु थे। हालांकि उन लोगों की इज्जत बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जो जानबूझकर उकसाने आए थे। सिया की नज़र वापस उस लड़की पर पड़ी जिसने पहले बात की थी। लेकिन सहपाठन, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा खाना खाया है या तुम्हारा पानी पिया है। मैं क्या पहनती हूँ या क्या लगाती हूँ, इससे तुम्हारा क्या वास्ता? ईर्ष्या आखिरी चीज़ है जो तुम चाहोगी। सिया ने सहजता से बात की, लेकिन उसके सामने वाली लड़की के लिए यह आसान नहीं था। वह एक बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसके रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। कौन तुमसे ईर्ष्या करेगा? तुमसे जलेगा तुम जैसी कोई जो इतनी शुद्ध नहीं है। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अचानक सिया खड़ी हो गई, जिससे उसके सामने वाला व्यक्ति चौंक गया। क्या तुम क्या करने जा रही हो? सिया, चिंता मत करो, मैं हाथापाई नहीं करने जा रही। अगले ही सेकंड सिया विशेष रूप से सख्त हो गई। इतनी शुद्ध नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने जो अभी कहा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। मुझे तुम पर मानहानि का मुकदमा करने का अधिकार है। सिया का दृढ़ रवैया देखकर उसके सामने वाली लड़की थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी हकलाते हुए बोली, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा विद्यालय इसके बारे में बात कर रहा है।
सिया, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन अब मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना है। इससे पहले कि सिया बात पूरी कर पाती, लड़की जल्दी से अपनी सहेली के साथ भाग गई। नहीं, यह मेरी गलती नहीं है। सिया ने मन ही मन तिरस्कार से थूका, एक कायद जो कमजोर को सताती है लेकिन मजबूत से डरती है। हालांकि अपने खाली समय के दौरान सिया ने फिर भी विद्यालय का मंच देखा। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, मंच के बिल्कुल शीर्ष पर मोटे अक्षरों में और उजागर किया हुआ उसके बारे में सबसे चर्चित लेख था। सिया ने इसे बड़े चाव से पढ़ा, ऐसा लग रहा था कि यह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। बेशक ये सिर्फ वही सुमंत नहीं थी, इसे फैलाने में मदद करने वाले और भी रहे होंगे, वरना एक अकेला लेख इतना व्यापक नहीं हो पाता। जैसे ही वह छात्रावास से निकली, घनी झाड़ियों में छिपे एक कोने से एक हाथ अचानक बढ़ा और बेखबर सिया को अंदर खींच लिया। सिवाय पहले सेकंड के जब सिया को समझ नहीं आया, उसने फिर खतरनाक तरीके से अपनी आंखें सिकोड़ ली, हमला करने को तैयार। लेकिन कुछ हद तक जानी पहचानी आवाज सुनने पर उसने चुपचाप अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सूरज था, जिससे सिया कुछ बार टकरा चुकी थी। उस पल उसका चेहरा गुस्से से भरा था, एक ऐसे पति जैसा लग रहा था जिसने अपनी पत्नी को धोखा देते हुए पकड़ लिया हो। सुंदर सूरज का चेहरा पाले से ढंका था और उसकी दबी हुई आवाज ने उसके गुस्से को आसानी से पहचानने योग्य बना दिया। वह धीमी आवाज में बोला, मानो वह शब्दों को अपने गले से जबरदस्ती निकालने के लिए संघर्ष कर रहा हो। सिया, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या लेख में कही गई हर बात सच है? सिया ने उसकी ओर अपनी आंखों में मनोरंजन के भाव से देखा और अचानक जानबूझकर कहा, सच हो या झूठ, क्या इससे फर्क पड़ता है? सूरज, जब तक तुम कहती हो कि यह झूठ है, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। सिया, ओह, और अगर यह सच है तो? सूरज का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, और अगर सिया उसे ध्यान से न घूर रही होती तो वह ध्यान नहीं देती। ये सूरज की झुकी हुई पलकों ने उसके गालों पर एक गहरी छाया डाली। सूरज के चेहरे के भावों की श्रृंखला को पहले देख चुकी सिया को यह बेहद मनोरंजक लगा। अगले ही सेकंड उसका लहजा बर्फ के टुकड़ों जैसा ठंडा हो गया, सूरज के मौजूदा व्यवहार को एक मस्खरे की तरह हास्यास्पद आंकते हुए। सिया, क्या हम करीब हैं? तुम मेरे कौन होते हो, मैं कैसी हूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं चोरी नहीं करती, मैं डकैती नहीं डालती, मैं कानून का पालन करती हूँ। क्या अपने लिए एक बेहतर जीवन चाहने में कुछ गलत है? जहां तक तुम सबका उछल कूद करने और हंगामा करने का सवाल है। सिया का भाषण बेहद तेज था, एक के बाद एक तीखे सवालों की झड़ी लगा दी। सिया समझ नहीं पा रही थी कि उसके किस व्यवहार ने सूरज को यह भ्रम दे दिया था कि उसे सीख देने का अधिकार है। जब सिया ने कटाक्ष भरे सवालों की झड़ी लगा दी, तब भी सूरज को समझ नहीं आया। उसने असंतोष के साथ शिकायत की, कोई आश्चर्य नहीं कि वे तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, तुम बहुत दिखावा करती हो। देखो तो तुमने क्या पहना है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बचत करो और कुछ गंभीर काम करो, वह सुख सुविधाओं का लालच करने से कहीं बेहतर है। आह, क्या क्या कहा तुमने? सूरज ने देर से पूछा। तुम भी अजीब इंसान हो, है ना? क्या तुम्हें भ्रम रोग है या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? सिया ने अपनी पतली उंगली बढ़ाई और उसके सिर की ओर इशारा किया। सूरज ने जानबूझकर सिया का सामना करने के लिए एक अंधेरा कोना चुना था, वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसे देखें। फिर भी सिया का लहजा और आवाज की ऊंचाई बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, और एक व्यस्त चौराहे पर होने के कारण उसने तेजी से राहगीरों का ध्यान खींच लिया। तुम सूरज ने सिया को चिढ़कर घूरा और फिर तेजी से दूसरी दिशा में गायब हो गया। सिया ने सोचा कि उसके दिमाग में कुछ खराबी थी और वह सच में ऐसा मानती थी। उनमें से हर कोई उसके सामने उछलकूद करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह इसके बारे में कुछ नहीं करती तो यह ऐसा होता जैसे उसने उन पर दिए गए इतने ध्यान के बाद उन्हें निराश कर दिया हो। अफवाहें इतनी गहरी हानिकारक हो सकती हैं। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे भी उनसे पीड़ित होना पड़ा था। उस समय वह कितना खोया हुआ और असहाय महसूस करती थी। बस उस समय उसे थोड़ी सी गर्मजोशी दिखाई गई होती तो यह उसकी अटूट वफादारी हासिल करने के लिए काफ़ी होता। हालांकि इससे पहले कि सिया कुछ और कर पाती, पूरी स्थिति एक अनोखे और अप्रत्याशित रूप से तेज तरीके से खुद ही हल हो गई। सिया मशहूर हो गई। अचानक वह पूरे देश में छा गई। इसका कारण महज एक देर रात का तोहफा था जिसे सौंदर्य पत्रिका के एक प्रमाणित छायाचित्रकार ऋषभ ने वीबो पर डाला था। शोरगुल वाली सड़कों पर सादे कपड़ों में एक असाधारण हाव भाव वाली महिला ने लापरवाही से चारों ओर देखा। वह क्षणभंगुर नजर देखने लायक एक दृश्य बन गई। उसका शांत व्यवहार हलचल भरी पृष्ठभूमि के बिल्कुल विपरीत था, जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। ऋषभ ने वीबो पर डाला, बाजार में एक अप्रत्याशित मुलाकात, मेरी प्रेरणा। सौंदर्य पत्रिका ने भी तुरंत उसे फिर से डाला, शीर्षक के साथ, हमारी अक्टूबर अंक की मुख्य सितारा दिल। कई देर रात तक जागने वाले जो अभी भी जाल तंत्र पर थे और वीबो खंगाल रहे थे, ने सुबह सुबह की खामोशी में एक तरह की मोहक सुंदरता का अनुभव किया।
आरती एक रात में जागने वाली उल्लू थी जो अक्सर रात्रिकालीन समारोहों में जाती थी। वह हमेशा सुबह 1 या 2 बजे सोने पर जोर देती थी, देर तक जागने की आदी थी, भले ही कोई ज़रूरी काम न हो। उस रात अपनी नींद से पहले की दिनचर्या के हिस्से के रूप में उसने फिर से वीबो खंगाला। और वहाँ ऋषभ का एक अद्यतन था, सौंदर्य पत्रिका का मुख्य छायाचित्रकार, जिसे वह लंबे समय से अनुसरण कर रही थी, लेकिन जो एक निष्क्रिय खाते की तरह निष्क्रिय था। कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें आधी रात के सन्नाटे में उसकी नज़रों में समा गईं। उसका जम्हाई लेता मुंह खुला का खुला रह गया, वह उसे बंद करना भूल गई। अगले ही सेकंड उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली का अंक मिलाया, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या वह पहले से ही मीठी नींद में सो रही थी। दूरभाष का जवाब दूसरी तरफ से तेजी से दिया गया, तुमने भी देखा है ना? कोई भी दूरभाष लाइन के जरिए उत्साह महसूस कर सकता था। बिल्कुल, ऋषभ का अचूक अंदाज, लेकिन तस्वीर में वह महिला कौन है? मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचानती, क्या वह किसी संस्था की नई प्रतिभा है? आरती के ध्यान के विपरीत उसकी सहेली ने उन्माद से कहा, उसने जो कपड़े पहने हैं वे कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसी शालीनता या ऐसा है, तुम जानती हो, बहुत ऊंचे दर्जे का है ना? आरती ने अपनी सहेली की बात को आगे बढ़ाया। हाँ हाँ हाँ, बहुत ऊंचे दर्जे का, मैं कल सबसे पहले वह ब्रांड खरीदने जा रही हूँ। बुलावा काटने के बाद आरती को अब और नींद नहीं आ रही थी। वह भी फैशन उद्योग में थी और ऋषभ की तस्वीरों में दिखाई देने वाली नवागंतुक में विशेष रूप से दिलचस्पी रखती थी। अगर वह संपर्क करने का अवसर ले सकती तो शायद। वास्तव में सौंदर्य पत्रिका की मुख्य संपादक के रूप में प्रतिभा को खोजने और बिक्री बढ़ाने की उसकी क्षमता अभूतपूर्व थी। कई अन्य लोगों के मन में भी आरती जैसा ही विचार था। अगले दिन काम पर विराम लेते समय दफ्तर के कर्मचारियों ने वीबो खोला, छात्रों ने कक्षा के दौरान चुपके से वीबो ताज़ा किया, सभी ने देर रात की भीड़ के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। वीबो पर शीर्ष कहानी पर तुरंत इस खबर का कब्जा हो गया। ऋषभ हैश परम सौंदर्य, हमेशा की तरह। सौंदर्य पत्रिका हैश मुख्य मुखड़ा। रातों रात सिया देश भर में जानी मानी हस्ती बन गई। अरे क्या ये हमारे विद्यालय की लड़की नहीं है? लगता है ये वही है जिसके बारे में मंच पर वह चर्चित धागा था। तो बाजार की उस तस्वीर में वह व्यक्ति ऋषभ है। ये वीबो पर हर जगह है। न्यूज़ बाजार में एक अप्रत्याशित मुलाकात। वह सिया है। वाह, खूबसूरत अव्वल छात्रा, सच में असाधारण है। ये पहली बार है जब मुझे एहसास हुआ कि सिया असल में कितनी खूबसूरत है। अचानक हर कोई सिया के रूप, रंग और उसके फैशन के अंदाज पर चर्चा कर रहा था। मूल मंच का धागा जल्दी ही दब गया और जिन लोगों ने उस पर हमला किया था और जो अफवाहें फैली थीं, वे ऐसे गायब हो गईं जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। क्या मजाक है? कोई ऐसा व्यक्ति जो सौंदर्य पत्रिका जैसी बड़ी पत्रिका पर छा गया हो, वह इतना निम्न स्तरीय काम कैसे कर सकता है? इसके अलावा महज ऋषभ की लड़की का खिताब होना ही यह सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी था कि वह कुछ उद्योगों में फले फूले, अगर वह ऐसा चाहती। इस बीच सुमन, जो जाल तंत्र की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे रही थी, तरोताज़ा महसूस कर रही थी और एक मुलाकात के लिए विशेष रूप से खूबसूरती से तैयार हुई थी। जब वह पहुंची तो भोजनालय में पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। सुमन ने अपनी लंटें संवारी और अपना श्रृंगार ठीक किया, फिर कांच का दरवाज़ा धकेला और एक मोहक अंदाज के साथ अंदर चली गई। सूरज, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? सुमन की आवाज़ इतनी कोमल थी कि जैसे उससे पानी निचोड़ा जा सकता हो। हाँ, उसकी मुलाकात राजधानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सूरज के अलावा किसी और से नहीं थी, वही सूरज जिसने सिया का पीछा करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। इतिहास का प्रक्षेपवक्र एक अलग रूप में ओवरलैप हो गया, क्योंकि सुमन और सूरज एक बार फिर शुरू से बहुत पहले ही मिल गए थे। मैं ज्यादा देर से इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अभी पहुंचा हूँ, सूरज ने एक उजली मुस्कान के साथ जवाब दिया। सुमन अपने सामने वाले आदमी के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए पृष्ठभूमि में लगभग अपने दांत पीस चुकी थी। सिया की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है, यहाँ तक कि इतने सुंदर और बेहतरीन आदमी को भी आकर्षित कर लेती है। वास्तव में सूरज के साथ उसकी मुलाकात सुमन की साजिश द्वारा आयोजित एक संयोग थी। आह, मेरी छोटी बहन, सुमन ने एक असहाय भाव बनाया, मुझे खेद है कि तुम्हें उससे निपटना पड़ा, वह पहले ऐसी नहीं थी। कांच पर प्रतिबिंबित उसके धुंधले चेहरे पर एक पल के लिए भाव विकृत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी सिया पर विश्वास करता हूँ, वह निश्चित रूप से उस तरह की भौतिकवादी औरत नहीं है। सुमन, मुझे भी असल में विश्वास नहीं होता कि मेरी बहन ऐसा कुछ करेगी। जब से हम छोटे थे उसे होड़ करना पसंद था और वह उन चीज़ों के पीछे भागती थी जिन्हें हम घर पर वहन नहीं कर सकते थे। अब जब वह महाविद्यालय में है और हमारी निगरानी से बाहर है, मुझे डर है कि वह भटक सकती है। मैंने भी वह धागा देखा है और उसकी बहन होते हुए भी मैं इस बारे में खुद से झूठ नहीं बोल सकती। बातों बातों में सुमन ने लेख में उल्लिखित सिया के दिखावटी और भौतिकवादी होने की वास्तविकता की लगभग पुष्टि कर दी। यह इसलिए भी था क्योंकि उसने अभी तक वीबो नहीं देखा था।
अगर उसे पता होता तो वह किसी भी तरह से वे शब्द नहीं बोलती। सुमन ऋषभ का चेहरा देखने से चूक गई थी, इसीलिए ये मंच लेक सामने आए। अगर वह जानती कि वह ऋषभ था तो वह कभी भी वे संदेश डालने की हिम्मत नहीं करती। सिया उस तरह की इंसान नहीं थी जो कभी फैशन और मनोरंजन उद्योग पर ध्यान दे, इसलिए उसे ऋषभ के बड़े नाम के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। दूसरे लोग ऋषभ की क्षमताओं और प्रसिद्धि के बारे में कमोबेश जानते थे। अगर कोई कहता कि ऋषभ पैसे और जिस्मानी संबंधों से जुड़े लेन देन में शामिल होगा तो शायद बहुत से लोग उसके संरक्षण में आने का मौका पाने के लिए भुगतान करने को तैयार होते। जितनी प्रसिद्ध उसकी काबिलियत थी उतना ही प्रसिद्ध उसका सीधा और ईमानदार स्वभाव था। उसके द्वारा महत्व दिए जाने का मतलब भी अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के चरित्र को साबित करता था। सिया पिछले कुछ दिनों से अपने छात्रावास में घुसी हुई थी, कई लेखों को समय सीमा पर पूरा करने की जल्दी में थी। गति बनाए रखने के लिए उसने अपना चल दूरभाष भी बंद कर दिया था, बाहर अपने बारे में फैल रही जबरदस्त खबरों से पूरी तरह बेखबर। बहुत से लोग सिया के बारे में पूछताछ कर रहे थे और जैसे जैसे उस तक पहुंचना मुश्किल होता गया उसके बारे में जिज्ञासा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। आखिरी अक्षर टाइप करने और अपना गणक यंत्र बंद करने के बाद सिया ने आलस से अंगड़ाई ली। आखिरकार सब पूरा हो गया। बस आने वाले पैसे के ख्याल ने ही सिया को इतनी खुशी दे दी कि वह उड़ सकती थी, वह फिर से जी भरकर खरीदारी कर सकती थी। जिन दुनियाओं में वह पहले रह चुकी थी उनमें वह एक अमीर युवा महिला और एक अमीर परिवार की बेटी रही थी। भले ही शुरुआत में उसका जीवन साधारण रहा हो, लेकिन बाद में वह संपन्न थी, उसे कभी पैसे की कमी नहीं हुई। लेकिन वह कभी इतनी ज्यादा खुश नहीं हुई थी जितनी अब वह पैसा कमा रही थी जिसे वह कभी महत्वपूर्ण भी नहीं समझती थी। आजकल उसे विशेष रूप से पैसे खर्च करने की प्रक्रिया में मजा आता था, खासकर जब बात चमकदार सुंदर चीजों के मालिक होने की आती थी। ये सब उसे एक संतोषजनक खुशी का एहसास देता था। जब सिया दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर की सड़कों पर चली तो उसके आसपास की अजीब निगाहें जैसे ही वह लोगों की नज़रों में आए उसका पीछा करने लगीं। हालांकि सिया कभी भी दूसरों की नज़रों की परवाह करने वालों में से नहीं थी। उसे यह अजीब लगा, एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर सब कुछ अपने पीछे छोड़ दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की गुणवत्ता अभी भी काफ़ी अच्छी थी। वे कितने भी जिज्ञासु क्यों न हों, वे जल्दबाजी में सिया के पास जाकर उसे घेर नहीं लेते। इस वजह से भी सिया को सच्चाई जानने का पहला मौका नहीं मिला। परिसर के फाटक से निकलने के बाद सिया सीधे बाजार की ओर चल दी। अपनी जेब में मौजूद पैसे का हिसाब लगाते हुए उसने पहले ही तय कर लिया था कि क्या खरीदना है। सिया की खरीदारी की सूची में उसने जो सभी वस्तुएं चुनी वे उत्कृष्ट शैलियों की थीं जो कभी भी चलन से बाहर नहीं होती। वह अपनी मूल मैं की तरह उपयुक्तता की परवाह किए बिना बेतरतीब ढंग से खरीदने वाली नहीं थी। आखिरकार वे भड़कीली चीजें जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी अगले ही साल चलन से बाहर हो जाती थीं। उत्कृष्ट शैलियों के साथ उस तरह की शर्मिंदगी नहीं थी। सिया का सिद्धांत मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता देना था, जो उस पर जंचता था वही सबसे अच्छा था। लेकिन आश्चर्य हमेशा कोने के आसपास हमारा इंतजार करते हैं। 30 की उम्र में एक महिला जो काली वर्दी पहने हुए थी, जिसके बाल सावधानी से बंधे हुए थे, कुशल दिख रही थी, ने सिया को रोका। सिया ने महिला की छाती पर लगे नाम के बिल्ले पर नजर डाली। नमस्ते, मैं एमएस की प्रबंधक हूँ, मेरा उपनाम मोरे है। सिया को याद आया कि उसने जो सितारों वाला कंगन खरीदा था वह शायद इसी ब्रांड का था। इससे पहले कि सिया पूछ पाती, सुश्री मोरे ने बिना लाग लपेट के तुरंत और विनम्रता से अपना उद्देश्य बताया। हम आपको अपने ब्रांड का प्रचारक बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। आपका स्वभाव और छवि हमारे दर्शन के साथ अच्छी तरह मेल खाते हैं। हमारे महाप्रबंधक आपसे विवरण पर चर्चा करना चाहेंगे। ये वह अनुबंध है जो हमने आपके लिए तैयार किया है। कृपया एक नज़र डालें और अगर कोई समस्या नहीं है तो यहाँ हस्ताक्षर करें। सिया को सुश्री मोरे द्वारा कार्यालय में ले जाया गया, जहाँ एमएस के महाप्रबंधक पहले से ही इंतजार कर रहे थे। दूसरे पक्ष ने एक छात्रा होने के नाते सिया का फायदा नहीं उठाया। कुल मिलाकर अनुबंध काफी निष्पक्ष रूप से तैयार किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट संकेत था। व्यवहार लगभग एक तीसरे दर्जे की हस्ती के बराबर था। सिया इस व्यवस्था से काफी संतुष्ट थी। आखिरकार उस जैसी एक साधारण इंसान के लिए ऐसा व्यवहार पाना पहले से ही एक अच्छा सौदा था। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद ही सिया को पता चला कि एमएस ने उसकी आलोचना करने वाले एक लेख के कारण उससे संपर्क किया था। एमएस ने देखा था कि अचानक लोकप्रिय हुई लड़की उनके ब्रांड का कंगन पहने हुए थी और ऊपरी प्रबंधन ने तुरंत सिया से संपर्क करने का तेज फैसला किया। तो यह इस वजह से है। सिया को ज्ञान प्राप्त हुआ, मिश्रित भावनाओं के साथ। मैंने सोचा था कि यह इसलिए है क्योंकि मैं सुंदर हूं। उसने सोचा था कि उन्होंने उसकी सुंदरता को पहचाना और वे उसके आकर्षण से मोहित हो गए थे। सुश्री मोरे,
अचानक एक अनुबंध मिल जाने से सिया अभी भी थोड़ी भ्रमित थी और फिर दूसरा अनुबंध उसे थमा दिया गया। वह खास फैशन ब्रांड जिसके वह वर्तमान में कपड़े पहने हुई थी ने भी उससे संपर्क किया था। सौंदर्य पत्रिका के अक्टूबर अंक का मुख्य मुखड़ा उनके लिए एक विज्ञापन के बराबर था। इस वजह से उनकी बिक्री बस कुछ ही दिनों में आसमान छू गई। इस बीच सूरज और सुमन को सिया की हवा महसूस करने में देर हो गई। राजधानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के लड़कों के छात्रावास के प्रवेश द्वार पर खड़ी सुमन ने गुजरती लड़कियों को अपने पुरुष मित्रों के साथ नवीनतम सिया की हवा पर चर्चा करते हुए सुना। एक सादा चुपचाप कामुक अंदाज। सुमन ने अपने होंठ पर इतनी जोर से दांत भींचे कि खून निकल आया। ये सब उसे अनजाने में हुआ। सिया हमेशा इतनी भाग्यशाली क्यों होती है? अपने छात्रावास में सूरज सुमन से बेहतर स्थिति में नहीं था। कई सहपाठियों ने उससे मजाक किया, तुम सच में दूरदर्शी हो, है ना? क्या तुमने नवीनतम वीबुक देखा? एम्स ने इसकी घोषणा की। सिया उनकी प्रचारक बन गई है। सूरज मुस्कुरा भी नहीं सका। अगर वे वर्तमान में एक साथ होते, आधिकारिक तौर पर एक जोड़ा, तो बेशक वह खुश होता। उसकी महिला मित्र का प्रसिद्ध होना उस पर भी अच्छा असर डालता। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि उसे जीतना अब और मुश्किल हो गया था। सूरज में एक अच्छा गुण था, स्पष्ट आत्म जागरूकता। मूल रूप से सिया उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी और अब जब वह प्रसिद्ध हो गई थी तो वह शायद उसके बारे में और भी कम सोचती थी। क्या उसे अपना निशाना बदल लेना चाहिए? जब वह अभी भी इस बात को लेकर उलझन में था, उसने पड़ोस के छात्रावास से सुना कि कोई उसे बाहर ढूंढ रहा था। उस पर नाजुक और खूबसूरत सुमन उसकी नजरों में आई। सूरज वरिष्ठ सुमन ने वरिष्ठ को इस तरह से पुकारा कि जैसे वह गूंज रहा हो। उसका सावधानी से किया गया श्रृंगार वाला चेहरा सूरज की आंखों में शानदार ढंग से चमक उठा। अचानक सूरज की आंखों में एक रोशनी चमकी। वह अपने ठीक सामने सुमन को कैसे भूल सकता था? वह एक बेहतरीन उम्मीदवार थी। सूरज ने बहुत पहले ही उसकी आंखों में स्नेह देख लिया था। उसने पहले ध्यान न देने का नाटक किया था क्योंकि वह सिया को निशाना बना रहा था, जबकि आराम से सुमन के कोमल स्नेह का आनंद ले रहा था। लेकिन जब से उसने निशाना बदलने का फैसला किया था, सुमन के प्रति उसका रवैया बदलने की जरूरत थी। अपना मन बनाने के बाद सूरज का उदास भाव तुरंत बदल गया और उसके होंठों के कोनों पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। सुमन कनिष्ठ, क्या तुम मुझे ढूंढने आई थीं? सूरज सुमन से कुछ दूरी पर रुक गया। उसने सुमन के प्रति वही कोमल और विनम्र व्यवहार बनाए रखा, फिर भी एक करीबी सुनने वाला उसकी बातों में कोमलता को भांप सकता था, जैसे कि उसकी आंखें केवल उसे ही देख सकती हों। सूरज की निगाहों से सुमन के गाल लाल हो गए। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक लगभग ठोस रूप ले चुकी थी। इतना बेहतरीन आदमी उसकी बहन पर क्यों फिदा होना था? मैं क्या आपने वीबुक देखा? मेरी बहन। सूरज की मुस्कान एक पल के लिए अकड़ी, फिर तेजी से वापस फैल गई। मैंने देखा। मुझे डर है, मेरी बस एक ही बहन है, मुझे चिंता है कि वह भटक जाएगी। मैंने सुना है कि वह दुनिया काफी उलझी हुई है। वह मुझे कभी कुछ नहीं बताती। सुमन ने सूरज के सामने एक चिंतित और अच्छी बड़ी बहन की भूमिका पूरी तरह से निभाई। जो लोग अनजान थे वे शायद ये भी सोच लेते कि उसकी बहन एक मनमौजी और स्वार्थी इंसान थी। भले ही सूरज को ये सुनने में कुछ अटपटा लगा, लेकिन वह ये कहता नहीं। उसकी नज़रें और नर्म हो गईं और उसने धीरे से सुमन से कहा, तुम एक अच्छी बहन हो। जैसे ही सूरज ने बोला, उसका लहजा अचानक बदल गया। क्या तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच कोई गलतफहमी है? वह भविष्य में मदद के लिए सिया से पूछना चाहता था। अगर उनके रिश्ते में तनाव होता तो ये समस्याग्रस्त होता। सुमन, जो बेसब्री से अपनी भद्रता का मुखौटा बनाए हुए थी, लगभग आपा खो बैठी। वह सच में उछलकर चिल्लाना चाहती थी, कौन उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है? ओह मेरी बहन। एक लंबी आह, अस्पष्ट, बस किसी के मन को भटकने की इजाजत देती हुई। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारी जो भी गलतफहमियां हैं वे सुलझाई जा सकती हैं। भले ही तुम हड्डियां तोड़ रही हो, नसें तो जुड़ी हुई हैं, तुम सगी बहनें हो, इतने झगड़े कैसे हो सकते हैं? वह समझ जाएगी कि तुम उसके भले के लिए ही सोचती हो। सूरज ने अपनी छाती थपथपाई, कार्रवाई करने के लिए उत्सुक। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुमन अजीब तरह से मुस्कुराई, बार बार अपने हाथ हिलाती रही। लेकिन सूरज ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह समझा ही न हो। कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात है, चिंता मत करो। अंत में सुमन को ठीक से पता नहीं चला कि यह कैसे हुआ, लेकिन किसी तरह वह सूरज द्वारा घसीटकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक ले आई गई। संयोग से विद्यालय के फाटक पर ही उनकी मुलाकात बाहर से लौटती सिया से हो गई। तुम लोग हो, यह अच्छा है, तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी बनाते हो। सुमन ने अंदर ही अंदर खुशी की एक लहर महसूस की, लेकिन बाहरी तौर पर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है बहन, तुमने गलत समझ लिया। सूरज बेहद असहज था। सिया की सब कुछ जानती हुई नजरों के नीचे आराम से नहीं रह पा रहा था, लेकिन उसने सिया की टिप्पणी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
क्या तुम्हें कुछ काम था? सिया ने चलते चलते पूछा, बाधा डालने वाली जोड़ी को दरकिनार करते हुए और परिसर में घुसते हुए। बहन, तुम अभी छोटी हो, बाहर के लोग धोखेबाज हो सकते हैं। भले ही तुम एक बेहतर जीवन के लिए तरसती हो, खुद को मत खो। सबसे अच्छा है कि तुम लगन से पढ़ाई पर ध्यान दो और बाकी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि वे सब भ्रामक हैं। सुमन अचानक चिल्लाई। सिया अपने कदमों पर रुक गई, घूमी और सुमन को एक तिरछी मुस्कान के साथ देखा। क्या वह धागा मंच पर तुमने डाला था? तुम क्या बकवास कर रही हो? सुमन के अप्राकृतिक रंग ने सब कुछ बयां कर दिया। सिया ने बस अंदाजा लगाया था और उसे झकझोरने के लिए लापरवाही से यह बात उछाल दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में वही थी। सुमन को खुद से बहुत गहरी नफरत होनी चाहिए। पास ही खड़ा सूरज मानो कुछ अंतर्निहित अर्थ समझ गया हो और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने बहनों के मामलों में शामिल न होने का फैसला किया। सिया ने बस यही टिप्पणी की, फिर उसने अपने बाल झटके, लापरवाही से कुछ बार हंसी और चली गई। ऐसा लगा जैसे उसके पिछले शब्द महज एक ऊपरी पूछताछ थे। जवाब चाहे जो भी हो, उसे परवाह नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई टिप्पणी कर सकता है कि आज मौसम कितना अच्छा है। अर्थहीन। जब सिया अपने छात्रावास लौटी, उसने अपना दूरभाष मेज पर रखा, फिर अपना गणक यंत्र चालू किया। एक सेब कुतरते हुए उसने वीबो की सुर्खियां देखीं। आज की सुर्खियां अभी भी उसी पर हावी थीं। उसने जाल तंत्र पर अपनी खूबसूरत तस्वीरों की प्रशंसा की, खुद से काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। ठीक तभी उसका दूरभाष पर्दा रोशन हुआ। घर से एक बुलावा आया था। सिया मन ही मन मुस्कुराई, सोच रही थी कि यह सब कितनी तेजी से हुआ। दूरभाष पर मालती की आवाज़ हमेशा की तरह ऊंची और अधीर थी। उन्होंने आदेश दिया, तुम एक टिकट खरीदो और कल वापस आ जाओ। सिया, माँ, कल मेरी कक्षाएं हैं। मालती, कैसी कक्षाएं? जल्दी करो और वापस आ जाओ, तुम अपना मजाक उड़वा रही हो। इन शब्दों को सुनकर सिया अचानक जोर से हंस पड़ी। माँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो आपको इतना शर्मनाक लगता है? जब मालती ने सुना कि सिया में अभी भी पूछने की हिम्मत थी, तो उसकी आवाज़ कुछ और ऊंची हो गई। तुम्हारे पास अभी भी पूछने का मुंह है? यह आप ही थी जिन्होंने कहा कि मैं शर्मनाक हूं, तो जाहिर है मुझे स्पष्ट रूप से पूछना ही होगा। हमने इतने लंबे समय से संपर्क नहीं किया है और आप शुरू होते ही कहती हैं कि मैं एक अपमान हूं। मुझे सच में ठेस पहुंच रही है। मालती, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना? मेरे शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं होता, है ना? अगर तुम कल वापस नहीं आई, तो तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों सीधे तुम्हारे शिक्षक के पास आएंगे। मैं देखना चाहती हूं कि वे आखिर क्या सिखा रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें अपने माता पिता की बात न सुनना सिखाया? सिया बेपरवाह थी। तो फिर मुझे सुमन के विद्यालय जाना होगा और पूछना होगा कि उसे किसने बदनामी करना और फंसाना सिखाया। दूरभाष के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। इससे पहले कि मालती की हताश आवाज आए, वह तुम्हारी बड़ी बहन है। क्या मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूं? जैसे ही सिया के शब्द गिरे, दूरभाष से बर्तनों के पलटने की आवाज आई। ऐसा लगता है कि मैं सच में आपकी अपनी बेटी नहीं हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। क्या आपको अपराधबोध महसूस नहीं होता? सिया का लहजा बर्फीला हो गया। क्लिक, दूरभाष काट दिया गया। सिया ने अपनी भवें चढ़ाई और एक ठंडी हंसी हंसी। जब से उसे अपनी पांडुलिपि का शुल्क मिला था और उसके पास कुछ अतिरिक्त पैसे आए थे, सिया ने अतीत की जांच पड़ताल शुरू करने के लिए किसी को काम पर लगा दिया था। हाल तक कोई नतीजा नहीं निकला था, जब तक कि उसे एक प्रचार शुल्क नहीं मिला और उसने जांच की तीव्रता नहीं बढ़ा दी। उसने जन्म के चिकित्सालय, घर के पंजीकरण से जांच करने और चुपचाप चारों ओर पूछताछ करने के लिए एक पेशेवर निजी जासूस को काम पर रखा। अंत में उसे वास्तव में कुछ मिला था। जांच रपट, जो अभी अभी आई थी, अभी भी मेज पर फैली हुई थी। मालती और सुरेश सूद उसके असली माता पिता नहीं थे। सटीक रूप से सिया को उन्हें मौसी और मौसा कहना चाहिए। वह मालती की छोटी बहन की बेटी थी। जांच रपट में सबसे विस्तृत जानकारी भी शामिल थी। आखिरकार जो कुछ भी हुआ था, वह अनिवार्य रूप से निशान छोड़ गया था। मालती और उसकी बहन के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। बचपन से ही वे एक दूसरे से उलझती रहती थीं। वास्तव में ये कहना कि वे उलझती थीं सटीक नहीं था। यह मालती की ओर से एक तरफा उकसावा ज्यादा था, जबकि दूसरी तरफ हमेशा इसे मुस्कान के साथ टाल दिया जाता था। मालती को अपनी बहन के रवैये से नफरत थी, फिर भी आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके अपने माता पिता भी शामिल थे, उसी का पक्ष लेते थे। वे हमेशा इतने पक्षपाती थे। और वह रिश्ता तब अचानक खत्म हो गया जब उसकी बहन ने दूसरे शहर के एक महाविद्यालय में जाने का फैसला किया। मालती ने सोचा कि वह आखिरकार राहत की सांस ले सकती है। अब उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह कोई छाया नहीं होगी। लेकिन किसने उम्मीद की होगी? मालती की बहन सिया को गर्भ में लिए महाविद्यालय से लौटी, अपनी उपाधि पूरी किए बिना। जटिलताओं के कारण प्रसव के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। पीछे 20 लाख रुपए की जमा राशि वाला एक अधिकोष पत्र छोड़ गई। कोई नहीं जानता था कि एक महाविद्यालय की लड़की के पास इतने पैसे कहां से आए।
उनके माता पिता की दलील पर और पैसे की खातिर मालती ने फिर भी सिया को गोद ले लिया। फिर उन्होंने एक घर खरीदा, जगह बदली और सिया को अपनी छोटी बेटी के रूप में सबसे मिलवाया। और माता पिता की मृत्यु के साथ ये सच्चाई कि सिया उनकी सगी बेटी नहीं थी, किसी को पता नहीं चली। सिया ने घर वापस जाने के मालती के सुझाव पर अमल नहीं किया। इसके बजाय उसने हमेशा की तरह अपनी कक्षाओं में जाना जारी रखा और फिर बचा हुआ समय प्रचार गतिविधियों, छाया चित्रण और जाल तंत्र पर प्रचार में बिताया। सूद परिवार के माता पिता, जिन्होंने उसे ढूंढने के लिए उसके विद्यालय आने की धमकी दी थी कि कोई और खबर नहीं आई। सिया ने थोड़ा ध्यान दिया और देखा कि उसकी चचेरी बहन सुमन घर जाने के लिए छुट्टी ले चुकी थी और विद्यालय में नहीं थी। वह इन चीज़ों के बारे में चिंतित नहीं थी और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह व्यस्त थी, अविश्वसनीय रूप से व्यस्त। कई प्रतिभा संस्थाएं उसके साथ अनुबंध करना चाहती थीं। लंबे समय तक सोचने के बाद सिया ने आखिरकार उद्योग की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक के साथ हस्ताक्षर करने का फैसला किया। उसने कभी एक सितारे का जीवन अनुभव नहीं किया था। संस्था का इरादा एक जाल तंत्र हस्ती के रूप में सिया की मौजूदा लोकप्रियता का फायदा उठाना और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाना, विभिन्न गतिविधियों और प्रचारों की व्यवस्था करना था। जल्द ही सिया एक तीसरे दर्जे की हस्ती बन गई और उसकी लोकप्रियता दूसरे दर्जे के युवा सितारों के एक समूह के ठीक पीछे थी। हालांकि दूसरे दर्जे में उसकी स्थिति अनिश्चित थी। एक प्रमुख काम के बिना वह किसी भी समय अपनी स्थिति से गिर सकती थी। इसलिए सिया बेहद व्यस्त थी, जब तक कि सुमन ने खुद उससे संपर्क नहीं किया, जिसने उसे सूद परिवार के उन सदस्यों की याद दिला दी जिनसे उस दूरभाष बुलावे के बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ था। तुम अब एक सितारा हो, सुर्खियों का मजा ले रही हो, तो क्या तुमने अपने ही माता पिता को नकारना शुरू कर दिया है? सुमन ने सिया को घूरते हुए कहा, जिसने अंदर आने के बाद से अपने बड़े धूप के चश्मे नहीं उतारे थे, और कड़वाहट से बोली। सिया ने बिना रुके खाने की सूची को पलटा। उसके चेहरे पर भाव भी नहीं बदला, जैसे उसके सामने बैठी सुमन बस हवा का एक झोंका हो। ईर्ष्या ने सुमन के चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया। उसे सिया का ये लापरवाह रवैया सबसे ज्यादा नफरत भरा लगता था और वह उसके शांत दिखावे के नकाब को फाड़ देना चाहती थी। सुमन अपने आने का मकसद भूल गई और खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, मैं सोच रही हूं कि क्या होगा अगर तुम्हारे प्रशंसकों को पता चल जाए कि तुम एक दिखावटी और उदासीन इंसान हो जो अपने ही सगे माता पिता को बस यूं ही छोड़ सकती हो। सुमन के द्वेषपूर्ण शब्द पूरे कमरे में भर गए। हालांकि उसकी निराशा के लिए वह घबराहट और भ्रम जिसे वह देखने के लिए तरस रही थी, सिया के चेहरे पर कभी नहीं आया। सिया ऊबकर अपना सिर उठाए बिना ही खाने की सूची को पलटती रही। तुम्हारी यह मुलाकात, तुम्हारे पिताजी और माँ को इसके बारे में नहीं पता है ना? क्या? सुमन सिया की बातचीत में अचानक आए बदलाव से कुछ भी नहीं समझ पाई थी। उसने ये भी नहीं समझा था कि सिया के वाक्य में क्या अनुचित था। तुम्हारे पिताजी और माँ, उसने स्पष्ट रूप से खुद को उनसे अलग कर लिया था। अगर उन्हें पता होता तो वे तुम्हें मेरे सामने कभी नहीं आने देते, सिया ने बात जारी रखी। सुमन समझ नहीं पाई कि सिया ऐसे नतीजे पर क्यों पहुंची, लेकिन एक बात जो उसने कही वह सही थी। वह सिया से अकेले मिलने आई थी, दूसरों को बताए बिना। अपने मन में उठे संदेहों को एक तरफ रखते हुए सुमन ने जबरदस्ती कहा, मुझे 10 लाख दो। यह मत कहना कि तुम्हारे पास नहीं है। तुम अब एक बड़ी सितारा हो, इतनी छोटी सी रकम तुम जरूर दे सकती हो। लोग जो लेने के इतने आदी हो जाते हैं वे इतने ढीठ होकर हक जता सकते हैं, सच में घिनौना है। उसे इतना भाव किसने दिया? सिया ने अपनी स्थिति बदली, अपनी बाईं हथेली पर अपनी ठोड़ी टिकाए और मुस्कुराते हुए देखा। धीरे धीरे कहा, मेरे पास नहीं है। वह एक पल के लिए रुकी, फिर कहा, अगर मेरे पास होते भी तो मैं तुम्हें क्यों देती? तुम्हें देने के बजाय मैं कुछ और हैंडबैग्स या कंगन खरीदना बेहतर समझूंगी। सुमन चौंक गई और गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी सगी बहन हूं, क्या तुम्हें मुझे ये देना नहीं चाहिए? सिया निशब्द थी, असंतोष से अपने होंठ सिकोड़ लिए। फिर सिया ने जानबूझकर या अनजाने में सुमन के पेट की ओर देखा। ये देखकर सुमन असहज महसूस करने लगी, थोड़ा पीछे हटी और अपने कपड़ों के किनारों को बीच में खींच लिया। सिया के धूप के चश्मे के पीछे छिपी आंखें चमक उठीं। उसने मानो अनजाने में आह भरी, तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, खासकर तुम्हारे छोटे पेट के आसपास, वहां कुछ चर्बी आ गई है। सुमन एक पल के लिए घबरा गई, फिर तुरंत खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, अधीरता से चिल्लाते हुए, तुम मुझे दोगी या नहीं? सिया, नहीं। ठीक है, पछताना मत। अरे मौसी, ऐसा लगता है कि मेरी चचेरी बहन शायद गर्भवती है। वह भी अभी मुझसे पैसे मांगने आई थी। इससे मुझे याद आया, क्या मेरी माँ ने आपके पास हिफाजत के लिए एक अधिकोष पत्र नहीं छोड़ा था? मुझे पता है कि उसमें 20 लाख हैं, लेकिन आपने भी मुझे इतने सालों तक पालने में बहुत मुश्किल झेली है। रख रखाव और परेशानी दोनों का हिसाब लगाते हुए 10 लाख तो काफ़ी होने चाहिए, है ना? तो आप मुझे बाकी के पैसे कब देने की योजना बना रही हैं? इसका कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास यहाँ ठोस सबूत हैं।
सुमन हमेशा खुद को घिनौना महसूस कराने के लिए आती थी, यह एक बार की बात नहीं थी। उसे उन सब के लिए कुछ न कुछ करने को ढूंढने की जरूरत थी। सिया ने अपनी सगी माँ द्वारा छोड़े गए पैसे वापस पाने के बारे में सोचा भी नहीं था। वह जानती थी कि सूद परिवार के पास बहुत पहले से ही पैसे नहीं थे। वे अब जिस घर में रह रहे थे वह उसकी सगी माँ द्वारा छोड़े गए अधिकोष पत्र के पैसे से खरीदा गया था। और इन सालों में सुरेश और मालती के मामूली वेतन से वे सुमन पर होने वाले खर्चों को वहन नहीं कर सकते थे। सिया हैरान थी कि उनमें सुमन को इतनी शान शौकत से पालने की हिम्मत कैसे हुई। पता चला कि उनके पास कुछ बचत थी। सुरेश और मालती ने शायद महसूस किया कि सिया को खाने के लिए एक निवाला देकर वे साफ ज़मीर के साथ उस चीज़ का आनंद ले सकते थे जो सिया की होनी चाहिए थी। और अधिकोष पत्र के ज़्यादातर पैसे उड़ा देने के बाद उन्होंने मूल मेज़बान को गुलाम बनाने के बारे में भी सोचा। हर आखिरी बूंद को निचोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। मूल मेज़बान का दयनीय जीवन हमेशा माता पिता के पक्षपात में उलझा रहा। अगर उसे पता होता कि यह सब स्वार्थी मानव स्वभाव के कारण था तो वह शायद जाने दे सकती। सिया की चेतना में एक लंबी आह उठी और इसके साथ ही राहत का एक एहसास आया, जैसे कोई बोझ पूरी तरह से उतर गया हो। वास्तव में मूल मेज़बान की नाराज़गी को शांत करना हमेशा मुश्किल रहा था। जब से सुमन अपने कठोर शब्द कहकर गई थी, सूद परिवार जैसे पूरी तरह से गायब हो गया था। सुमन फिर कभी विद्यालय में नहीं दिखाई दी और पुराना घर बेच दिया गया। सूद परिवार फिर से कहीं और चला गया और यहाँ तक कि बगल के पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि वे कहाँ गए थे। सिया कभी अपने गृहनगर वापस नहीं गई थी। वे लोग और वे मामले बहुत पहले ही उसके जीवन से हटा दिए गए थे, जैसे कि एक पिछला जीवन हो। बहुत समय बाद जब उसने उनके बारे में दोबारा सुना, और वह भी विद्यालय में एक कनिष्ठ के साथ एक आकस्मिक बातचीत से, दूसरे व्यक्ति ने भी इसे एक मजाक के तौर पर सिया को सुनाया। वरिष्ठ बहन, क्या आपको वह लड़का याद है जिसने कभी आपका पीछा किया था पड़ोस के विद्यालय से? वह चहेता। वह आपसे मिलने के लिए कई बार विद्यालय भी आया, लेकिन अंततः इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे नहीं पता कि वह किसकी सलाह पर चल रहा था, लेकिन जाहिर है वह आपसे उसे शुरुआत करने में मदद करने के लिए कहने आया था। मुझे नहीं पता कि उसमें इतना बेशर्म होने की हिम्मत कैसे हुई, जब यह इतना स्पष्ट है कि आप दोनों करीब नहीं हैं। वह इतना भ्रमित कैसे हो सकता है? बाद में वह चहेता एक बड़े घोटाले में फंस गया जो बहुत उछला। ऐसा लगता है कि उसने पास के एक निचले दर्जे के महाविद्यालय की एक लड़की को गर्भवती कर दिया और वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। वह लड़की बच्चे के साथ उसके दरवाजे पर आ पहुंची और उसके माता पिता सीधे विद्यालय के अधिकारियों के पास चले गए। वह लगभग निकाला ही गया था। हालांकि वह अंत में निकाला नहीं गया, लेकिन उसने विद्यालय में आसान समय नहीं बिताया और स्नातक होने के बाद कौन जाने उसका क्या हुआ। ये सुनकर सिया को तुरंत याद आ गया कि कहानी में वह व्यक्ति कौन था। सिया मुस्कुराई। ये सच में अफसोस की बात है, मैंने देखा नहीं। ये कनिष्ठ सहपाठिन भी काफी दिलचस्प थी। ये देखकर कि सिया रुचि ले रही है, उसने सोचा कि उसने सिया की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और तुरंत उत्साही हो गई। उन दोनों लोगों के बारे में हर तरह की गपशप उसके मुंह से निकलती रही। उसने सिया को खुश करते हुए कहा, वे दोनों अजीब लोग, वे काफी अच्छी जोड़ी हैं। उन्हें बाहर आकर दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको परेशान करने की तो बात ही छोड़ दें, वरिष्ठ बहन सिया। मैं उन्हें मिनटों में तमीज सिखा सकती हूँ। आप आज जहाँ खड़ी हैं, वरिष्ठ बहन सिया, वे आपके जूते उठाने के लायक भी नहीं हैं। सिया इस कनिष्ठ सहपाठिन की सीधी और ओछी चापलूसी पर मुस्कुरा दी। बाद में मेरे प्रबंधक से मिल लेना। हम जिस फैंटेसी चलचित्र का हिस्सा हैं, उसमें अभी भी चौथी महिला पात्र की तलाश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम इसके लिए काफी उपयुक्त हो। कनिष्ठ सहपाठिन स्तब्ध रह गई, स्वर्ग से गिरे इस बड़े अचंभे से पूरी तरह निशब्द। तुम सच में बहुत उदार हो। वह लड़की कितनी भोली लगती है। उसने तुम्हारा ध्यान कैसे खींच लिया, यहाँ तक कि चौथी महिला पात्र की भूमिका भी तुम उसे दे रही हो। सिया को एक पे थमाते हुए उसकी प्रबंधक सुश्री आभा ने उत्सुकता से पूछा। वह काफ़ी मज़ेदार है। इसके अलावा ये संस्था का निवेश है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं एक भूमिका जोड़ने का फैसला करती हूँ तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक तुम्हारी आज की हैसियत के साथ, भले ही तुम प्रस्ताव रखो कि तुम अपनी जगह किसी और को मुख्य महिला पात्र के रूप में लेना चाहती हो, तो शायद उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। सिया, सुश्री आभा, चिंता मत करो, मैं इतनी बेखबर नहीं हूँ। मैं लापरवाही से और गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम नहीं करूँगी। मैं असल में चाहती हूँ कि तुम थोड़ी और मनमौजी हो जाओ। इन शब्दों को कहे बिना सुश्री आभा ने गर्व और अफसोस के साथ अपनी इकलौती कलाकार को देखा। अफसोस कि उसने जवानी का जोश बहुत जल्दी खो दिया था, बूढ़ी और दुनियादार हो गई थी। हालांकि सुश्री आभा जानती थीं कि सिया को शायद परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी नज़रों में केवल चमकदार चीज़ें और पैसा था। उसने एक बार एक साक्षात्कार में खुलेआम व्यक्त किया था कि वह एक अशिष्ट इंसान थी, असहनीय रूप से, और उसे दुनियावी चीज़ों से प्यार था। केवल यही चीज़ें उसे प्रेरित कर सकती थीं।
ऐसे स्पष्ट शब्द आसानी से जनता की नाराजगी भड़का सकते थे, लेकिन उस समय तक सिया ऐसी स्थिति में थी जहां उसे ऐसी चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि तब तक अगर सिया कहती कि मल से अच्छी गंध आती है, तो उसके प्रशंसक सोचते कि यह एक खास सुगंधित गोबर का ढेर था। सुश्री आभा सिया को एक चमत्कार मानती थीं। बस 3 छोटे सालों में, जबकि उसके सहपाठी अभी महाविद्यालय से स्नातक भी नहीं हुए थे, उसने वह ऊंचाइयां छू ली थीं जो दूसरे शायद जिंदगी भर में हासिल नहीं कर पाते। वह एक अकेली तस्वीर से जानी मानी हो गई, फिर लगातार पर्दों पर सक्रिय रही और अब उसने राष्ट्रीय सीमाओं को भी तोड़ दिया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की तैयारी कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध निर्देशक टॉम का निमंत्रण पत्र जो उसकी मेज पर रखा था के बारे में सोचते हुए सुश्री आभा ने प्रफुल्लित महसूस किया। उनकी रीढ़ थोड़ी और सीधी हो गई। सुश्री आभा सुश्री सिया के घर से एक दूरभाष बुलावा है। उसके विचारों में बाधा पड़ने पर सुश्री आभा ने भावशून्य होकर दूरभाष उठाया। अगर यह सिया के घर से बुलावा होता तो ये सीधे उसके निजी अंक पर जाता। इस तरह का बुलावा किसी प्रशंसक की परेशानी होने की संभावना है और अगली बार तुम्हें बस इसे काट देना चाहिए। नई सहायक को निर्देश देते हुए सुश्री आभा ने दूरभाष का जवाब दिया और उनका भाव बदल गया। सिया, ये तुम्हारे माता पिता का बुलावा है, क्या तुम इसे लेना चाहोगी? सिया ने लापरवाही से आभूषण बक्से में हीरों की प्रशंसा की और बेपरवाही से कहा, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, वे किसके माता पिता होंगे? अचानक सिया को याद आया, 1 मिनट रुको, यह मेरी मौसी हो सकती हैं। मुझे दो, मैं ले लूंगी। सिया, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। आखिरकार हमने तुम्हें पाला है, ये तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा प्रयास है। दूरभाष पर सिया की पूर्व माँ मालती कर्कश आवाज में चिल्ला रही थी, अगर तुम मदद नहीं करोगी तो मैं उसे संचार माध्यमों के सामने बेनकाब कर दो। सुमन की तीखी आवाज बीच में ही आई। मालती, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में संचार माध्यमों को बता दूंगी। तुम अब एक बड़ी सितारा हो, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह तो होगी ही। मालती ने धमकी दी और गिड़गिड़ाई, ये तुम्हारे लिए सच में एक छोटी सी बात है, जैसे ही यह निपट जाएगा मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगी। सिया उदासीनता से हंसी। उसे सच में धमकी दिए जाने का एहसास नापसंद था। इसने उसे कई अप्रिय चीज़ों की याद दिला दी। सिया रुकी। अप्रिय चीज़ें वह उन्हें फिर से याद नहीं कर पा रही थी। किसी भी हाल में सिया बहुत नाखुश थी। वह जितना ज्यादा नाखुश महसूस करती, उसकी मुस्कान उतनी ही मीठी हो जाती। सुश्री आभा भी सिया की मुस्कान से बेचैन हो गईं। सिया, आप पहले ये क्यों नहीं बताती कि हुआ क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि वह मुर्दा लड़की मदद न करने की हिम्मत नहीं करेगी। सुरेश सूद की गहरी आवाज भी ध्वनि ग्राहक से उभरी। सोचो तो जरा, तुम सब डरे हुए और वहमी थे, घर बदल रहे थे और जायदाद बेच रहे थे। ऐसा लगता था कि सिया के सौम्य रवैये ने मालती को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दे दिया था। उसकी आवाज भी ऊंची हो गई। ये तुम्हारा जीजा है, उसे व्यापार में घाटा हुआ है और उसने तुम्हारी बहन को ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने के लिए धोखा दिया। अब वह भाग गया है और कर्ज वसूलने वाले हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। जल्दी से 5 लाख लेकर यहाँ आ जाओ, वरना ये लोग नहीं जाएंगे। मालती जितना ज्यादा बोलती गई उतनी ही ज्यादा निडर होती गई। धीरे धीरे सिया को हल्के में लेने और उसे आदेश देने के अपने पिछले रवैये पर लौट आईं। मैं तुम्हें नया पता बताती हूँ और तुम किसी को पैसे लेकर भेज सकती हो। इन लोगों को नकद चाहिए। चिंता मत करो, मेरी बेटी एक बड़ी सितारा है, वही सिया जिसे तुम अक्सर दूरदर्शन पर देखते हो, इसलिए वह निश्चित रूप से इतनी छोटी रकम के लिए तुम्हें धोखा नहीं देगी। दूरभाष के जरिए भी सिया सुरेश के बेईमान लहजे को सुन सकती थी। तो फिर मैं इस एक बार तुम पर भरोसा कर लूंगा। सिया में अब गुस्सा होने की भी ऊर्जा नहीं बची थी और उसने कहा, ओह ऐसा है क्या? मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन मेरे पास भी आपके लिए एक बुरी खबर है। एक अधिवक्ता जल्द ही आपसे मिलने आएगा। कृपया मेरे पास मेरी मां के रखे हुए पैसे वापस करने के लिए धन इकट्ठा करने का प्रयास करें, वरना हम अदालत में मिलेंगे। सिया ने खुशी से कहा, बधाई हो, आपको एक और लेनदार मिल गया है। जैसे ही सिया दूरभाष काटने वाली थी, उसने अंदर से मारपीट और लात मारने की आवाज़ें सुनी। क्या तुम्हें बहुत यकीन नहीं था कि तुम्हारी सितारा बेटी तुम्हें पैसे चुकाने में मदद करेगी? तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। बुलावा काटने के बाद सिया का चेहरा उदासीन था और उसने एक अलग से लहजे में कहा, सुश्री आभा, मेरे लिए कानूनी मामलों से संपर्क करें, कृपया इस मामले को संभालें। मैं उनके बारे में फिर से नहीं सुनना चाहती। मूल रूप से सिया की इन लोगों से उलझने की कोई योजना नहीं थी। जब वह एक और आभूषण प्रदर्शनी में शामिल हो सकती थी तो उन पर समय क्यों बर्बाद करे? लेकिन उसकी उनसे उलझने की कोई योजना नहीं थी और फिर भी वे टिड्डियों की तरह उससे चिपक गए। उसकी टांगों से हटना असंभव था। अगर ऐसी बात थी तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से निपटाना ही बेहतर है। सुश्री आभा ने मामले को संभाला और उसके बाद सिया ने सूद परिवार से फिर कभी एक शब्द नहीं सुना। उन्हें अपने सामने उछलते हुए देखना तो दूर की बात थी।